देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस। ठीक ठीक है। अच्छा देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परमुटेशन। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो एक ही साथ होता है, लेकिन पहले हम लोग परमुटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखो, हेडिंग करते हैं परमुटेशन। ठीक है। अच्छा, पहले परमुटेशन सीखने के पहले हम लोग थोड़ा रूल्स सीखने वाले हैं। ठीक है, एडिशन रूल्स और जो है मल्टीप्लिकेशन रूल्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल रूल्स। ठीक है, फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि परमुटेशन में कैसे करके करना है। फंडामेंटल रूल्स। ठीक है, फंडामेंटल रूल्स में दो रूल्स होगा, एक होगा मल्टीप्लिकेशन, एक होगा एडिशन। मल्टीप्लिकेशन और एक होगा एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यानी ये तो पता ही है तुम लोगों को कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये वाला साइन होता है, एडिशन का मतलब ये वाला साइन होता है। और मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन में जो है एंड बोला जाता है, मल्टीप्लिकेशन को हम लोग एंड बोलेंगे। ये चीज तुम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में भी देखा होगा। ठीक है, और एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, और। ठीक है, मतलब कहीं पर अगर हमें क्वेश्चन ऐसे समझ में आ रहा है कि और कंडीशन है, मतलब और का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया जिसमें क्वेश्चन 1 है। ठीक है, उसमें मान लो ए भी है और ए एक क्वेश्चन है, बी एक क्वेश्चन है। मैंने बोला कि ए और बी कोई भी एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, ए और बी, या तो ए लिखो या तो बी लिखो, कोई भी एक क्वेश्चन करना है, तो वो और हो गया। तो अगर कहीं पर भी हमें और समझ में आता है तो हमें एडिशन लगाना होगा। और कहीं पर भी अगर हमें एंड समझ में आता है, जैसे मैंने बोल दिया दोनों लिखना है, ए एंड बी दोनों लिखना है, तो जब एंड दिखेगा तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली मैथ्स में हर एक जगह पे ही एप्लीकेबल हो जाता है, चाहे कोई भी चैप्टर हो कैसा भी हो। तो मल्टीप्लिकेशन यानी एंड और एडिशन यानी प्लस। ठीक है, तो अब ये बात अगर समझ में आए तो हम एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहे, तुम लोग मुझे आंसर बताना, तुम लोगों से पूछेंगे। ठीक है, कोशिश करो बताने का। जैसे मान लो किसी एक पर्सन को, ये मान लो ये जगह का नाम है सिटी ए। ठीक है, ये ए सिटी से बी सिटी जाना चाहता है। ठीक है, ए सिटी से बी सिटी जाना चाहता है ये वाला, ये पर्सन। ठीक है, मिस्टर एक्स। ठीक है, ए से बी जाना चाहता है। अब ए से बी जाने के लिए इनके पास क्या क्या ऑप्शन है, ये इनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो बस से जा सकते हैं या तो वो ट्रेन से जा सकते हैं। ठीक है, मान लो ये ए से बी जाने के लिए इनके पास क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, इनके पास दो तरीके का ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, या तो बस में चले जाएंगे या तो फिर ट्रेन से भी जा सकते हैं। ठीक है, ट्रेन से भी जा सकते हैं। ठीक है, अब बस कितना सारा अवेलेबल है, बस में भी इनके पास काफी सारा ऑप्शन है। ठीक है, 3 बस ऐसा है जो कि सिटी ए से सिटी बी तक चलता है, जैसे कि 3 बस मान लो, बस 1, बस 2, बस का नाम होता है ना रूट के हिसाब से, तो मैंने वैसे ही बस 1 2 3 लिख लिया। और ट्रेन जो है, ट्रेन, दो ट्रेन अवेलेबल है, मान लो T1, ट्रेन 1 और ट्रेन 2, दो ट्रेन अवेलेबल है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये देखो, हम यहाँ पर मेरा क्वेश्चन इस एग्जाम्पल पे ये बताना चाह रहे, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज मिस्टर एक्स कैन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी, सिटी ए टू सिटी बी। ठीक है, कितने तरीके से सिटी ए से सिटी बी तक वो जा सकते हैं, बस एक जगह, एक तरी वन वे ट्रांसपोर्टेशन मैंने पूछा है कि अगर उनको सिटी ए से सिटी बी जाना है और ये सब ऑप्शन अवेलेबल है, तो बोलो कितने तरीके से वो सिटी ए से सिटी बी जा सकते, बता सकते हो कितने तरीके से।
बोलो कितने तरीके से जा सकते हैं। जैसे मान लो तुम लोग क्लास करने आते हो, तुम लोग बस से भी आ सकते हो, सपोज करो कि ऑटो से भी आ सकते हो, तो तुम लोग कितने तरीके से आ सकते हो? दो तरीके से, या तो बस से आओगे या तो ऑटो से। मान लो एक ही बस अवेलेबल है, एक ही ऑटो अवेलेबल है, तो दो तरीके से। तो यहाँ पर तीन बस तीन ट्रेन अवेलेबल है। तो मुझे तुम लोग बस इतना बताओ कि अगर सिटी ए से सिटी बी तक जाना है तो उनके पास कितने तरीके हैं, मतलब कितने ऑप्शंस है। तरीका यानी कितने ऑप्शंस है, बोलो। मैम 5 ऑप्शंस। करेक्ट, फाइव ऑप्शंस है। या तो बस वन से जा सकते हैं, या तो देखो बस वन और बस टू और बस थ्री और ट्रेन वन और ट्रेन टू, ठीक है, और ट्रेन थ्री तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ट्रेन टू, ये इस तरीके से हो सकता है। तो ये हो गया फाइव ऑप्शंस, ठीक है, फाइव ऑप्शंस। और मतलब हमें क्या लगाना है, और मतलब मैंने पहले ही बोला प्लस लगाना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये रूल्स कैसे अप्लाई हो जाएगा। अब देखो कितना टोटल वेज कैसे लिखेंगे हम लोग। टोटल वेज, टोटल वेज हाउ मेनी वेज बोला है, टोटल वेज ऑफ गोइंग, जाने का कितने सारे, जाने का कितना सारा ऑप्शंस है, ठीक है। तो थ्री ऑप्शंस बस के तरफ से है और टू ऑप्शंस ट्रेन के तरफ से है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, फाइव ऑप्शंस। मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि ये सब और ऑप्शंस था। या तो बस वन से जाएं या तो बस टू, ऐसा थोड़ी कि दोनों में चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो जैसे तुम लोग पढ़ने आते हो तो कोई जो एक बस या एक ऑटो चलता है, या तो बस में चढ़ोगे या तो ऑटो ऑटो पे चढ़ोगे, एट ए टाइम दोनों में थोड़ी ना आ सकते हो। तो वैसे ही या तो ये बस वन में चढ़ जाएंगे, या तो बस टू या बस थ्री या ट्रेन वन या ट्रेन टू में जो है वो सिटी ए से सिटी बी तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो और है, ये सब ऑप्शन एक साथ एविल नहीं करना है, एक कोई भी एक एविल करना है, या तो ये या तो वो, ठीक है। मतलब ऑल्टरनेटिव हो गया, ऑल्टरनेटिव, ठीक है। या तो ये या तो फिर वो। तो अगर ऐसा होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे और, ठीक है, क्योंकि वो तो पढ़ के ही समझ में आएगा, क्वेश्चन ही बताएगा कि मुझे और वाला बात कर रहा है कि एंड वाला बात कर रहा है। तो और वाला बात हो गया, और होने से प्लस होगा, यहाँ पर थ्री था यहाँ पर टू, तो हो गया फाइव, ठीक है। तो ये एडिशन रूल्स मैंने समझाया। और एडिशन रूल्स का क्या है, एडिशन रूल्स में ये देखो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में लिखवाते हैं, देखो एडिशन रूल्स का यहाँ पर लिखो। एडिशन रूल्स, ठीक है। when two things, लिखो when two things, when two things are alternative, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव मतलब या तो जैसे टू थिंग्स ए और बी है तो या तो ए कर लो या तो बी कर लो, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिव। क्लियर नहीं है? अच्छा, দেবাশ্রী তো আওয়াজ পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাম আসছে। আসছে। पर मुझे एक काम करो, रीजॉइन करो, शायद सब क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरा शायद ये नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, तुम्हारा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम, तुम एक बार रीजॉइन करके देखो। अब देखो क्लियर आ रहा है आवाज? यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, तो वही हम लिखवा रहे थे, एडिशन रूल्स का मतलब व्हेन टू थिंग्स, कोई भी दो चीज अगर एक दूसरे के लिए ऑल्टरनेट हो रहा है, जैसे कि या तो बस वन से जाओ या तो बस टू या तो बस थ्री या तो ट्रेन वन या तो ट्रेन टू, सभी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है हमारे पास। टू थिंग्स आर ऑल्टरनेटिव एंड कैन बी डन इन एम कॉमा इन वेज, हम बता रहे हैं एम कॉमा इन का मतलब क्या है, रेस्पेक्टिवली। तो देन हम लोग लिखेंगे
टोटल वेज कितना हो जाएगा, टोटल वेज हो जाएगा m प्लस n, ठीक है, टोटल वेज हो गया m प्लस n वेज, ठीक है। अब ये m और n क्या आ गया बीच में, m और n कुछ नहीं, वो मैथ्स में जैसे a b c d x y से डिनोट किया जाता है वैसे ही m का मतलब, जैसे कि ये मैंने जो बस या ट्रेन का एग्जांपल दिया ना, उसमें m मतलब ये m ऑप्शंस, यानी 3 ऑप्शंस टुवर्ड्स बस, ठीक है, ये हो गया मेरा 3 और ये हो गया 2, तो इसको हम बोलेंगे m ऑप्शंस, ठीक है। बस के थ्रू से एम ऑप्शन, ट्रेन के थ्रू से एन ऑप्शन। अब हर एक एग्जाम्पल पे थोड़ी ना बस या ट्रेन होगा, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एम और एन का मतलब मैंने बताया कि अगर मेरे पास एम कॉमा एन ऑप्शन है, ठीक है, मतलब कितने सारे मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स है, ठीक है, तो दो तरीके का अगर ऑल्टरनेटिव है, इसीलिए लिखा है टू थिंग्स, जैसे दो ऑल्टरनेट है बस या ट्रेन, ठीक है, तो दो ऑल्टरनेट है, अब उसमें कितने सारे ऑल्टरनेट है, अब देखो बस में भी 3 ऑल्टरनेटिव है, ट्रेन में 2 ऑल्टरनेटिव है, तो एम का वैल्यू 3 इस केस में, और एन का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। तो टोटल वेज हो जाएगा m प्लस n, जो कि देखो तुम लोगों ने बताया भी 5, और मैंने यहाँ रूल्स के हिसाब से लिख भी दिया 3 + 2 5, ठीक है। तो आई होप कि एडिशन रूल समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट जो है मल्टीप्लीकेशन रूल्स समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो हम उसी एग्जाम्पल को फिर से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मान लो मिस्टर जो एक्स है, ठीक है, उनको सिटी ए से सिटी बी जाना है। अब तुम लोग बोलोगे सेम चीज, नहीं, थोड़ा चेंजेस तो है, सेम चीज नहीं दे रहा। और सिटी बी से सिटी ए रिटर्न बैक भी होना है, जैसे कि तुम लोग क्लास आओगे फिर क्लास से वापस घर जाओगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट जर्नी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट जर्नी। वो तो मैंने जस्ट पूछा था कि सिटी ए से सिटी बी जाने का क्या ऑप्शन है, जैसे तुम लोग अगर पढ़ने आ रहे हो क्लास में तो कितने सारे ऑप्शन है तुम लोग का क्लास तक पहुंचने का, अब हम बोल रहे हैं क्लास तक पहुंचने के बाद घर वापस जाने का कितना सारा ऑप्शन है, ऐसा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब जाने का ऑप्शंस तो हमें पता है, जाने के लिए हमारे पास 3 बस और 2 ट्रेन अवेलेबल है, और रिटर्न में हमारे पास क्या क्या जो है ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, जैसे मान लो रिटर्न में हमारे पास 2 बस अवेलेबल है, ठीक है, बस 4 और बस 5, मैंने यहाँ पर क्योंकि वहां 3 तक नाम दिया था तो यहाँ 4 5 दे दिया, ठीक है। और ट्रेन मान लो अवेलेबल है हम लोगों के पास यहाँ पर एक ही ट्रेन अवेलेबल है, ठीक है। तो तुम लोग को क्या बताना है, तुम लोग को ये आंसर देना है, ठीक है। हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ways he can plan his complete journey, ठीक है, कंप्लीट जर्नी, पूरा कंप्लीट जर्नी का मतलब यहाँ से डेस्टिनेशन तक, फिर डेस्टिनेशन से जहां से निकले थे वहां तक, मतलब सिटी ए से सिटी बी तक जाना, और सिटी बी से सिटी ए तक रिटर्न करके आने के लिए इनके पास कितने सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, ये बताओ कितने सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। मैम 8 ऑप्शंस। 8 অপশনস, না একটু ভুল হচ্ছে, 8 অপশনস হবে না, বেশি হবে। थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, काफी सारा, क्या बोले, काफी सारा ऑल्टरनेट होगा। जैसे हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बस 1 से जाएंगे और बस 4 से वापस आएंगे, या फिर बस 1 से जाएंगे बस 5 से वापस आएंगे, ऐसे करके काफी सारा होगा। चलो मैंने हिंट्स दे दिया, अब बताओ कितना सारा होगा। क्या मेरा बात समझ में आया, मैंने बोला कि हम लोग बस 1 से जा सकते हैं और बस 4 से वापस आ सकते हैं, बोलो कत बोलो হবে। 15 वेज। 15 वेज, करेक्ट है, 15 वेज होगा, ठीक है। ये देखो 15 वेज होगा, जैसे कि हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, देखो हम लोगों को जाना अगर है, मैंने जाना लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया आना, ठीक है। जाने के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, बस 1 बस 2 बस 3 और ट्रेन 1 और ट्रेन 2, ठीक है। और आने के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, बस 4 बस 5 और ट्रेन 3, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैसे जा सकते हैं, जैसे देखो हम लोग बस 1 से जाएंगे बस 4 से वापस आएंगे, ऐसा कर सकते हैं आराम से, ठीक है। फिर बस 1 से बस 5, ये एक हमारे पास ऑप्शन होगा, ठीक है। दूसरा ये देखो बस 1 से जाएंगे और ट्रेन 3 से वापस आएंगे, ऐसा हो सकता है, मतलब मुझे एक जाने वाला ट्रांसपोर्ट लेना है या व्हीकल लेना है और एक आने वाला लेना है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, बस 2 से जाएंगे बस 4 से वापस आएंगे, ये देखो बस 2 और बस 4, ऐसे करके देखो ना कितना सारा बन जाएगा, बस 5 B2 और B5, ठीक है, ये एक हम लोग कर सकते हैं अगर हमें सूटेबल लगे। और ये देखो B2
T3, ये देखो B2 और T3 ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो B3 B4 और क्या हो सकता है, B3 B5, ठीक है। बस 3 से जाएंगे, बस 5 से वापस आ जाएंगे, ठीक है। और ये देखो B3 T3, ठीक है। अच्छा अब T1 B4, ट्रेन 1 से जाएंगे, बस 4 से रिटर्न आ जाएंगे। ट्रेन 1 B5, ट्रेन 1 से जाएंगे, बस 5 से वापस आ जाएंगे, ठीक है। ट्रेन 1 ट्रेन 3, ट्रेन से ही जाना चाहते हैं, ट्रेन 1 से जाना चाहते हैं, ट्रेन 3 से वापस आना चाहते हैं। अब T2 का भी देखो, T2 B4, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, T2 B5, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा T2 T3, मतलब ट्रेन से ही जा रहे हैं, ट्रेन से ही वापस आ रहे हैं। देखो कितना सारा ऑप्शन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैंने 15 ऑप्शंस को तुम लोग को लिख के दिखा दिया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो मैंने लिख के प्रॉपरली दिखा दिया, इसमें मैंने कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं किया, ठीक है। कॉमन सेंस है। तुम लोग अगर कहीं मान लो घूमने भी जाना चाहते हो और काफी सारा ट्रेन का अवेलेबिलिटी है, तो तुम लोग ऐसा सोच सकते हो ना, इस ट्रेन से जाओगे, इस ट्रेन से आओगे, या फिर इससे जा सकते हो, उससे आ सकते हो, तो कितने सारे ऑप्शंस बन जाएंगे। तो वैसे ही इनके पास इतने सारे ऑप्शंस है। तो ये देखो टोटल ऑप्शंस हम लोग का 15 निकल के आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, बस 1 से जाएंगे और बस 4 से वापस आएंगे, या फिर इसमें से कोई भी ऑप्शंस, ये जो मैंने इतने सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इसमें से सारे ऑप्शंस के अंदर रिलेशन क्या है, एंड का है कि और का है, मतलब B1 और B4 के बीच में रिलेशन क्या है, एंड या और, बस 1 से जाना है या फिर बस 4 से आना है, या बस 1 से जाना है एंड बस 4 से आना है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, एंड या और, पहले मुझे ये बताओ। एंड या फिर और क्या है इन दोनों के बीच का रिलेशन, बोलो। मैम और হবে কি बस, और होगा, बस 1 से जाओगे या फिर बस 4 से आओगे, या फिर ये सभी के अंदर का ऑप्शंस और है, मतलब मेरा बात नहीं समझे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखो ये जो इतने सारे 15 ऑप्शंस है, तो या फिर ये सब में और ऑप्शंस है कि इन दोनों के बीच में, मतलब तुम लोग को क्या करना है, बस 1 से जाना है और बस 4 से वापस आना है, या बस 1 से जाना है एंड बस 4 से वापस आना है, या फिर बस 1 से जाना है एंड बस 5 से वापस आना है, बोलो। नहीं समझे, जैसे मान लो तुम लोगों के पास मैम क्लास आने के, है बस बोलो। 1 से जाना है एंड बस 4 से आना है। हम्म। And और ये सभी के बीच में ऑप्शंस क्या है, ये सभी के अंदर रिलेशन क्या है, ये जो 15 अलग अलग हम लोगों ने ऑप्शंस देखा, ये सब क्या है। जैसे मैंने अभी बोला, मान लो तुम लोग कहीं घूमने जाना चाहते हो, तो तुम लोग के पास मान लो 3 ट्रेन अवेलेबल है, T1 T2 और T3, ठीक है। तो तुम लोग ऐसा बोल रहे हो कि हम लोग T1 से जाएंगे, T2 में वापस आ जाएंगे, या T2 से जाएंगे, T3 से वापस आ जाएंगे। तो ये जो बोल रहे हो, ऐसा करके जो अलग अलग ऑप्शंस बना रहे हो, ये सब ऑप्शंस तो और है ना। या तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, जैसे मैंने बोला, ट्रेन 1 से जाओ, ट्रेन 2 से वापस आ जाओ, या फिर ट्रेन 2 से जाओ, ट्रेन 3 से वापस आ जाओ। तो ये दोनों तो कंपलसरी है, या तो ये ऑप्शन ले लो या तो ये ऑप्शन ले लो, तब तुम लोग घूमने जा सकोगे जहां जाना चाहते हो। तो वैसे ही सिटी ए से सिटी बी में ट्रेवल करने के लिए मिस्टर एक्स को क्या करना है, या तो इस तरीके से जाना आना है, या फिर इस तरीके से जाना आना है, ये तो कंपलसरी है, ये दोनों एंड रिलेशन हो गया। लेकिन ये 15 में से कोई भी एक ऑप्शन वो चूज करके ये जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब ये 15 ऑप्शंस आपस में और है, ठीक है। ये चीज प्रोबेबिलिटी में भी तुम लोगों ने किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भूल गए हो शायद, ठीक है। तो ये देखो, ये ना खुद से पढ़ के समझना पड़ेगा चीज को। देखो मैंने तो बता दिया, रट के कोई फायदा नहीं है। देखो बस 1 से जा सकते हैं एंड बस 4 से आ सकते हैं, या फिर बस 1 से जा सकते हैं एंड बस 5 से आ सकते हैं। तो ये इनके बीच का जो रिलेशन है ना, पर्टिकुलरली ये जो इंडिविजुअली इन सब के बीच का रिलेशन एंड है, ठीक है, इन सब के बीच का रिलेशन एंड है। लेकिन अगर ये सारे ऑप्शंस देखोगे, इनके पास टोटल 15 ऑप्शंस है, तो फिर वो क्या हो जाएगा हमारे लिए कि हाँ ये या फिर ऐसा ऑप्शन है, ठीक है। अब फॉर्मूले में इसको कैसे लगाएंगे, देखो फॉर्मूले में इसको कैसे लगाएंगे हम बताते हैं। अब लिखो मल्टीप्लीकेशन रूल्स, और फॉर्मूले में देखो ये कैसे एप्लीकेबल होगा, मल्टीप्लीकेशन रूल्स, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन रूल्स, तो मल्टीप्लीकेशन रूल्स में जो ऑप्शंस होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो ऐसे करके, इफ both things
टू बी डन टुगेदर, देन टोटल वेज इक्वल एम क्रॉस एन वेज। ठीक है, अगर हमारे पास जो ऑप्शंस है, ठीक है, वो दोनों हमें एक साथ लेना है, जैसे कि यहाँ पर देखो हम लोगों को एक साथ ऑप्शंस लेना पड़ा, तो फिर एंड कंडीशन होगा जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया। अब देखो यहाँ पर ये जो है बस का ऑप्शंस कितना सारा है, ये जो ऑप्शंस है ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जाने वाला 5 ऑप्शंस है। सेकेंड, ओवरलैप हो गया, ये 5 ऑप्शंस है, और ये जो वापस आने वाला है ये 3 ऑप्शंस है। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस है, ये 3 ऑप्शंस है, तो टोटल 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 ऑप्शंस। ये देखो 5 × 3 क्या हो गया, एक मिनट रुको, जो लिख रहे हैं आगे पीछे क्यों चला जा रहा है नहीं। 5 × 3, इस पेज में लिख के देखते हैं। तो यहाँ पर जाने का ऑप्शन, वहां शायद कोई प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो देखो जाने का ऑप्शन कितना था 5, और आने वाला ऑप्शन कितना था, आने वाला ऑप्शन था 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 × 3 यानी कि 15। अब इंटू क्यों हुआ, एंड क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग को ये दोनों में एंड रिलेशन लेना है कि जाने वाले जो भी ट्रांसपोर्ट है वो एंड आने वाला एक, ये दोनों मिला के कंप्लीट जर्नी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक ना हम लोगों ने परमुटेशन लेकिन नहीं पढ़ा है। अभी मैंने क्या सीखा है, फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लस और जो है मल्टीप्लीकेशन, बस यही समझा है। अब धीरे धीरे हम लोग परमुटेशन सीखने वाले हैं। तो परमुटेशन सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे कि ये देखो फैक्टोरियल बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे बचपन में तुम लोग प्लस सीखे हो, कैसे प्लस किया जाता है, जैसे 2 + 3 5 होता है सीखे हो, या 5 - 3 करने से 2 होता है, ये माइनस हो गया, डिवाइड हो गया। उसी तरीके से अभी हम लोग सीखेंगे कि फैक्टोरियल का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो जैसे प्लस का अपना एक साइन है, प्लस हम लोग ऐसे देते हैं, माइनस ऐसे देते हैं, डिवाइड ऐसे देते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऐसे देते हैं, वैसे फैक्टोरियल का भी अपना एक साइन है। ठीक है, तो फैक्टोरियल के लिए कौन सा साइन यूज होता है, देखो फैक्टोरियल के लिए ये देखो क्या साइन यूज होगा, हम यहाँ पर दिखाते हैं, ऐसे करके एक एल जैसा ये यूज होता है, या फिर और एक ऑप्शन भी है, ये देखो ऐसे भी यूज किया जाता है। तो ये हम ऐसे सेमीकोलन लगा देते हैं, देखो ऐसे कोलन लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, ये ऐसे लंबा लगा के ऐसे एक नीचे पॉइंट जैसा, या फिर ऐसे एल जैसा। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टोरियल साइन। जैसे कि मुझे लिखना है मान लो 5 फैक्टोरियल, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। दोनों चीज मुझे 5 फैक्टोरियल बता रहा है, या तो ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन में दोनों तरीके से आ सकता है, अब तुम लोग को जैसा ठीक लगे वैसा यूज कर सकते हो। हम मैक्सिमम, मेरे लिए ये मेरा हैबिट है तो हम ये ज्यादा लिख लेते, ये भी लिखते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही चलेगा, दोनों याद रखो, क्योंकि एग्जाम में कौन सा साइन देगा उसका कोई गारंटी नहीं है। अब ये 5 फैक्टोरियल का कैलकुलेशन कैसे होता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बैक कैलकुलेशन करना है, मतलब 5 4, जैसे 1 से लेके 100 बचपन में सिखाया जाता है, फिर ऐसे भी सिखाया जाता है ना, 100 99 98 97, तो अभी वैसे उल्टा चलना है तुम लोग को। 5 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है, 5 4 3 2 और 1। ठीक है, और कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा, तो देखो ये 120 आएगा। ठीक है, तुम लोग चेक करके देख सकते हो, मुझे तो याद है तो मैंने लिख दिया, 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करने से 120 होता है, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इस तरीके से तुम लोग मुझे दो आंसर दो, 6 फैक्टोरियल का आंसर कितना होगा, आसान सा चीज पूछा है मैंने कि 6 फैक्टोरियल का आंसर कितना होगा, और बताओ कि और कौन सा पता है। चलो पहले ये निकालो फिर हम बताते हैं, और एक 6 फैक्टोरियल बताओ कितना होगा। 720। हाँ, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 720। क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल, 6 5 4 3 2 और 1, ये हो गया 720। ठीक है, अच्छा चलो और एक बताओ। ठीक है, और एक बताओ, 7 फैक्टोरियल ये कितना होगा,
5000 हाँ 7, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये 7 को हम थोड़ा सा आगे लिखेंगे और 6 के नीचे 6, रीजन है बताते क्यों ऐसे लिख रहे हैं। देखो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। ये तो कैलकुलेटर पे आराम से कर सकते हो, इसमें कुछ सीखने वाला है नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग 7 फैक्टोरियल को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा कैसे लिख सकते हैं, ये देखो 7 फैक्टोरियल इक्वल, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 7, ठीक है 7 लिखा इनटू, अब मुझे ये बताओ ये जो 6 से लेके 1 तक है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इसके जस्ट एबव वाला यानी ऊपर वाला लाइन देख के मुझे बताओ, थोड़ा सा सोच के बताओ कि 6 से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जस्ट 6 ऊपर वाला, हाँ 6 फैक्टोरियल नहीं 6 फैक्टोरियल लिखेंगे ना, 6 5 4 3 2 1, तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को हम लोग 7 से लेके 1 तक लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 7 को जैसे है वैसा रख दिया और 6 से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन को हम लोग 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये सब चीज हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। अब मुझे 9 फैक्टोरियल को तुम लोग इस तरीके से लिख के बताओ, 9 फैक्टोरियल को, 9 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मतलब जैसे 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखा है, 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो। 9 into 8 factorial। हाँ 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्यों, नॉर्मल सा बात है। देखो 9 फैक्टोरियल को अगर सिंपल लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 से लेके उल्टा चलो 1 तक, तो 9 के आगे 8, फिर 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है ये लिख सकते हैं। अब अगर मुझे इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाना है तो हम 9 को फिक्स्ड कर देंगे, ठीक है, और 8 से लेके 1 तक जो है, 8 से लेके 1 तक जो है इसको 8 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा तुम लोग को धीरे धीरे समझना पड़ेगा। अच्छा अब ये 5 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं, बैक में जाके 1 तक जाके मल्टीप्लीकेशन करके आंसर लिखना है। अब ये मैंने क्यों सिखाया ऐसा, क्योंकि ये क्वेश्चन में आगे जाके काम आएगा, ठीक है, कि कैसे करके इसे लिख सकते हैं। मतलब तब ऐसे कंफ्यूज मत हो कि 7 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कैसे हो गया, क्योंकि 6 5 4 3 2 1 आता है तो उसको हम लोग 6 फैक्टोरियल अपने जरूरत के हिसाब से लिख सकते हैं। मतलब ऐसे ही नहीं लिखना है, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, जब जरूरत होगा तब लिखेंगे। अब वो कब जरूरत होता है धीरे धीरे क्वेश्चन में आएंगे तो समझ में आएगा। अब इस फैक्टोरियल का फॉर्मूला बताते हैं, देखो फैक्टोरियल का फॉर्मूला कैसे बना है, ये देखो जैसे अगर हम, देखो हम तुम लोग को 8 का एग्जाम्पल से समझाते हैं, कोई भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, हम 8 ले रहे हैं, ठीक है। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू, थोड़ा जो है गैप दे दे के लिखो तुम लोग, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया 8 से लेके बैक में जाके तुम लोग को 1 तक लिखना है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 8 को 8 लिख सकते हैं और 7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 माइनस 1, ठीक है। 8 फैक्टोरियल में 8 से ही सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो 7 के जगह 8 माइनस 1, तो सेम तरीके से मुझे बता सकते हो थोड़ा सोच के कि 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 के जगह क्या लिख सकते हैं, जैसे 7 के जगह 8 माइनस 1, तो 6 के जगह क्या लिखना चाहिए बताओ, 8 minus 2। 8 माइनस 2। अच्छा 5 के जगह क्या लिखेंगे, 8 minus 3। ठीक है 5 के जगह 8 माइनस 3। 4 के जगह 8 minus 4। 8 माइनस 4, 3 के जगह बताते जाओ जब तक खत्म नहीं होता है। 8 minus 3, 8 minus 2। 8 माइनस 2, ना 8 माइनस 3 4 5, এটা 5 হবে, 5 हाँ ये 5 होगा, ये 5 होगा और ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तब होगा 1, ठीक है। अच्छा अब इससे कंपेयर करके हम लोग को फॉर्मूला बताते हैं। अब 8 एक नंबर है, ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में देखो जो इन जनरल फॉर्मूला है उसमें होता है n फैक्टोरियल। अब अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताते तो शायद तुम लोग समझ नहीं पाते, ठीक है। तो अगर n फैक्टोरियल इन जनरल फॉर्मूला होता है तो सबसे पहले क्या आएगा, n आएगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले 8 आया हुआ है, 8 फैक्टोरियल में 8 आया हुआ है तो n फैक्टोरियल में n आएगा। उसके बाद क्या आना चाहिए, अगर 8 में 8 माइनस 1 आ रहा है तो n में क्या आना चाहिए बता सकते हो, कंपेयर करके, मतलब सोच के ही बताना है, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ कि
अगर 8 में 8 माइनस 1 हुआ मतलब इस यहाँ पर n के बाद फिर क्या आ जाएगा? n-1। हाँ n-1 आएगा, मतलब मेरा फैक्टोरियल जिस भी डिजिट्स का बनाने के लिए बोला है पहले वो डिजिट आता है, फिर उससे 1 रिड्यूस, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे करके कम होता है ना। तो n-1, उसके बाद आ जाएगा n-2, उसके बाद आ जाएगा n-3। लेकिन अब ऐसे लिखोगे तो लिखते ही जाएंगे ना, क्योंकि n का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो n-3, n-4, n-5 डॉट 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 चलता जाएगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि भाई n का वैल्यू कितना है, मतलब इन जनरल फॉर्मूला जो है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई करके डॉट 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 लिखे तो ये लास्ट कहां तक जाएगा बोल सकते हो? लास्ट वैल्यू हमेशा 1 होगा, क्योंकि देखो 8-7 क्या आता है? 1 आता है, मतलब कोई भी फैक्टोरियल लिखो उसका लास्ट डिजिट 1 होगा, उसके जस्ट बिफोर वाला 2 होगा, उसके जस्ट बिफोर वाला 3 होगा, चाहे तुम लोग कोई भी फैक्टोरियल लिखो, 8 लिखो या 81 लिखो, जो भी लिखो, ठीक है। तो ये 1, इसके आगे वाला 2, सॉरी इसके आगे वाला 2, इसके आगे वाला 3, ऐसे करके चलता जाएगा। देखो हम फिर से बताते, ये मैंने क्या लिखा, मैंने ये जो फैक्टोरियल का फॉर्मूला है वो तुम लोग को समझाने का कोशिश किया, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा। ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है, लेकिन इन रिलेटेड याद नहीं भी रखने से चलेगा, बेसिकली तुम लोग का एमसीक्यू है तो डिजिट्स वाला ही आता है। फिर भी देखो इन फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? इन फैक्टोरियल मतलब कोई भी तुम लोग नंबर सोच लो, 8, 7, 6, 5 कुछ भी सोचो, 120 कुछ भी सोचो, लेकिन छोटा नंबर सोचोगे तो ही आसान होगा। तो एक चीज सोचो कि जब हम लोग इस फैक्टोरियल को लिख रहे हैं तो सबसे पहले जिस डिजिट्स का लिख रहे हैं वो डिजिट आना चाहिए, इसलिए n लिखा, उसके बाद उससे 1 कम, उसके बाद उससे 2 कम, जैसे 8 के केस में 7 फिर 6, तो लास्ट 1 आया। तो तुम लोग कोई भी फैक्टोरियल देखो सबसे लास्ट डिजिट क्या आता है? 1 आता है, जैसे यहाँ पर भी देखो सबसे लास्ट डिजिट 1, उसके आगे वाला 2, उसके आगे वाला 3। तो वैसे ही देखो मैंने यहाँ पर लिखा लास्ट डिजिट 1, उसके आगे वाला 2, उसके आगे वाला 3, उसके आगे 4, ऐसे करके। अब ये पूरा क्यों नहीं लिखा, डॉट डॉट क्यों दिया? क्योंकि हम लोगों को n नहीं पता, ये इन जनरल डेटा है ना, n नहीं पता, तो n कुछ भी क्यों ना हो वो ऐसे करके बनेगा, स्टार्टिंग ऐसे रहता है, एंडिंग ऐसे रहता है, बीच में कितने सारे फैक्टर्स आएंगे, जैसे ये सब फैक्टर है, ये सब फैक्टर है, ठीक है। बीच में कितने सारे फैक्टर्स आएंगे वो तो डिपेंड करता है कि n का वैल्यू कितना है। अगर n 8 है तो टोटल फैक्टर्स हो जाएगा 8, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर n 5 है तो देखो 5 फैक्टर होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। ये हो गया मेरा फैक्टोरियल का कंसेप्ट, ठीक है, कि कैसे करके हम लोग फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट कर पाते हैं। अच्छा, अब मैंने तुम लोगों को बताया कि बोलो 18 फैक्टोरियल कितना होगा, ठीक है। अब तुम लोग अपना कैलकुलेटर लो और मुझे बताओ 18 फैक्टोरियल कितना होगा। अगर कॉमर्शियल कैलकुलेटर है तो ही हम जो कहना चाह रहे हैं वो कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर अगर साइंटिफिक में करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन कॉमर्शियल में नहीं आएगा। करके देखो क्या दिखा रहा है कैलकुलेटर। 18 फैक्टोरियल को तुम लोग कैलकुलेटर में करके मुझे बताओ कि कैलकुलेटर तुम लोग को क्या आंसर दे रहा है, लेकिन ऑब्वियसली कॉमर्शियल वाला में ट्राई करो। जो भी आ रहा है मुझे बताओ, ठीक है। एक्चुअली आंसर कुछ आएगा नहीं, लेकिन हम तुम लोगों से सुनना चाहते हैं कि क्या दिखा रहा है तुम लोग के कैलकुलेटर में। ম্যাম একটা লিমিট পর্যন্ত আর নিচ্ছে না। एरर दिखा रहा होगा, ठीक है। एक एक टाइम के बाद ना और नहीं लेगा, और अगर इक्वल दबा दोगे तो कोई कोई कैलकुलेटर में एरर दिखाता है, वो कैलकुलेटर टू कैलकुलेटर का फीचर्स है। अब मेरा ये जो कैलकुलेटर है ना यहाँ पर, इसका थोड़ा स्टेप कैपेसिटी ज्यादा है, इसमें करते हैं ना तो आंसर दिखा देता है, लेकिन तुम लोग के एग्जाम में तो ये सब नहीं होता है। तुम लोग के एग्जाम में वही कैलकुलेटर अलाउड करेगा जो नॉर्मली यूज किया जाता है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग को एरर दिखाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ना बड़ा बड़ा जो कैलकुलेशन है वो हमें कैलकुलेटर करके नहीं देता है, इसीलिए ना हमें इस तरीके का चीजों को सीखना पड़ता है। मतलब 18 फैक्टोरियल का आंसर तुम लोग मल्टीप्लाई करके निकालने जाओगे, शायद नहीं निकला तो फिर आंसर हो सकता है 18 इंटू 17 फैक्टोरियल जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, तो तुम लोग को समझना पड़ेगा वो क्यों ऐसा दिया हुआ है। तो ये इतना बड़ा बड़ा चीज जो है कैलकुलेट नहीं हो पाएगा कैलकुलेटर पे। तो उस केस में देखोगे ना आंसर देने का तरीका जो है कुछ अलग रहेगा ऑप्शंस में, तो तुम लोग को वो समझना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, देखो इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन इस पे नहीं आएगा। अच्छा चलो, अब ये पॉइंट तो क्लियर हुआ, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, देखो, ठीक है। एग्जाम्पल 1,
अच्छा, क्या एग्जाम्पल देंगे हम? ये कैलकुलेट करके बताओ, 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल, ठीक है। ये बताओ कैसे करके मुझे बताओगे कितना आएगा। शॉर्टकट में हो जाएगा, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। फिर भी अगर तुम लोग ज्यादा लिख ले रहे हो तो लिखो कैसे भी करके, फिलहाल तो मुझे बताओ, फिर हम शॉर्टकट बताते हैं। मैम आंसर 4896। हाँ, 4896 सही है आंसर, वो होगा। अब देखो तुम लोग अगर ऐसे लिख रहे हो, 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये क्या होगा ना, ये काफी ज्यादा टाइम लेगा हमें। ऐसे नहीं करना है, हमें कैसे करना है हम बताते हैं। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे करके तुम लोग कर सकते हो, बट करना मत, ठीक है। ऐसे करके मत करो क्योंकि ये तो बेवकूफी हो जाएगा। अब ऐसे तुम लोग बोलोगे कि हम ये सारे कैंसिल आउट कर देंगे कि 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4। अरे ये तो बच्चों का काम हो गया, ठीक है। ये जो भी हो, तो 18 इंटू 17 इंटू 16 कर दिया तुम लोगों ने, फिर कैलकुलेटर लिया और कैलकुलेटर पे जो आंसर है वो मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को ना ऐसे करके नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा ऑप्शन लेना है हम बताते हैं। ये देखो, अभी हम लोगों ने एक शॉर्टकट सीखा था, वैसे हम लोग करेंगे। जैसे देखो 18 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, ठीक है। 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल, हम 18 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, 18 इंटू 17 इंटू 16। इसके बाद हम और नहीं लिखना चाहते हैं, तो इसके बाद का डिजिट 15 आता है, लेकिन हम और नहीं लिखना चाहते, तो मुझे 15 लिखने से नहीं होगा, क्या लिखने से होगा मुझे बताओ। मतलब मुझे यहां तक तो लिखना है 18 17 16, इसके बाद का ये वाला मुझे जो है, ये मुझे पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ 15 लिखना है। तो 15 लिखने से तो गलत हो जाएगा क्योंकि 15 के बाद तो 1 तक जाएगा। तो ये 15 से 1 तक जो दिख रहा है, जो मैंने अभी कवर किया, इसको हम लोग फैक्टोरियल के लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे बोलो, मैंने लिख भी दिया ऑलरेडी, बोलो क्या बोलेंगे। 15 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल बोलेंगे, ठीक है। तो इसके जगह मैंने क्या लिख दिया, 15 फैक्टोरियल। बात बराबर हुआ, उतना बड़ा नहीं लिख के 15 फैक्टोरियल तक लिखो, और नीचे क्या है 15 फैक्टोरियल। अब कैसे समझेंगे कि हमें 15 फैक्टोरियल तक ही लिखना है? अगर दिमाग में ये बात आ रहा है तो नीचे देखो ना कितना है 15 फैक्टोरियल, तो यहाँ 15 तक ही लिखो ताकि कैंसिल आउट हो जाए। अगर नीचे 14 होता तो यहाँ 14 तक लिखना चाहिए था, नीचे 13 होगा तो 13 तक लिखोगे। देखो कितने आसानी से आंसर आ गया 4896। तो ये तुम लोग को अप्रोच लेना है, वो लेंदी वाला प्रोसेस नहीं करना है। अगर मेरा बात समझ में आया है तो चलो दूसरा एक एग्जांपल हम तुम लोग को दे रहे हैं। 23 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 22 फैक्टोरियल, बोलो क्या आंसर होगा। अगर ये बात समझ में आया, अभी ये 2 सेकंड में निकलना चाहिए, बोलो। 23। हाँ 23 होगा, देखो 23 लिख दिया। इसके बाद नीचे अगर 22 फैक्टोरियल है, 23 के बाद कितना आता है 22, उसके बाद 21 ऐसे आएगा, लेकिन हम लोग आगे का पूरा नहीं लिख के यहाँ इसको यहीं तक लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब ही हो गया 22 से लेके 21 तक, और नीचे भी 22 से लेके 21, पूरा क्यों लिखे, तो ये कैंसिल आउट करके लिख दो 23, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अच्छा, चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल दिया हुआ है x/11 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 11 है और ये फैक्टोरियल है। 1 को हम ऐसे लिखें, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये 11 फैक्टोरियल है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड x, ठीक है। x का वैल्यू कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो चलो ये हम थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं कैसे करना है। वैसे एग्जाम में तुम लोग के लिए आसान होगा क्योंकि एग्जाम में ना ऑप्शंस रहेगा, ठीक है। कि ऑप्शंस रहेगा x का वैल्यू इतना है, x का वैल्यू इतना है, ऐसे करके ऑप्शंस रहेगा। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया x का वैल्यू 100 है, 120 है, 121 है, और ये मान लो नन ऑफ दिस, ठीक है। नन ऑफ दिस मैंने ऑप्शंस में यहाँ पर लिखा, चलो ठीक है।
अब ऐसा अगर दिया हुआ है तो फिर आंसर निकालने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब आंसर निकल जाएगा, मतलब उतना ज्यादा तुम लोग को सोचने का जरूरत नहीं कि इसको कैसे सॉल्व करें। कैसे निकलेगा, तुम लोग एक्स के जगह वैल्यू पुट करोगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम ऑप्शन से बता रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है, बाकी तुम लोग चेक करके देख सकते हो। ये देखो 100 जो है, यहाँ अगर 100 पुट करोगे, देखो 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल और इधर है x/11 फैक्टोरियल, तो x ये दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो अगर 121 लगाओगे ना तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। ये देखो 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इससे मेरा कैलकुलेशन आसान होगा, ठीक है। ये देखो अब यहां से 1/9 फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1/10, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। 1/9 फैक्टोरियल इंटू ये हो गया 11/10, ठीक है, 11/10 हो गया। अब इधर अगर हम x ही रख लेते हैं, देखो इधर अगर हम x ही रख लेते हैं तो 11 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू, यहां पर लिख दिया मैंने 10 फैक्टोरियल, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, या फिर ऐसे लिखते हैं, देखो 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा लिखा मैंने। क्यों लिखा अभी देखो समझ में आएगा। ऐसे लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, ठीक है। अब इधर भी सेम लिख दिया 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब इसका हम लोग कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो देखो इधर भी 1/9 फैक्टोरियल, इधर भी 1/9 फैक्टोरियल, ये देखो ऐसे हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 11, ये हो गया 9 फैक्टोरियल इंटू 10, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो, और यहाँ पर हो गया 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो देखो इधर भी 10 और 9, इधर भी 10 और 9 फैक्टोरियल, तो दोनों को हटा देते हैं, इधर 11 हो गया, दोनों कॉमन है तो हट सकता है ना, तो नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 हम नहीं लिख रहे, चाहो तो लिख सकते हैं, और इधर x बाई कितना हो गया 11 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो x इक्वल टू 11 इंटू 11 यानी कि 121 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग को लगता है कि इतना सॉल्व नहीं करना है, मतलब सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन टाइम कम लेगा, अगर तुम लोग ऑप्शन के साथ जाओगे तो क्वेश्चन टाइम ज्यादा लेगा। अगर ऑप्शन के साथ जाओगे तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसमें भी तुम लोग को इस तरीके से देखो 9 फैक्टोरियल कैलकुलेटर में निकालना पड़ेगा, निकाल सकते हो उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। 10 फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, ये देखो तब ऐसे करना पड़ेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे निकाल के फिर उसका एलसीएम वगैरह करना पड़ेगा, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा, करके घर पे देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने कैसे किया, ये 9 फैक्टोरियल है, ये 10 है, ये 11 है, ठीक है। तो देखो मैंने हर एक डेटा को 9 फैक्टोरियल क्यों रखा, ये सोचने वाला बात है। तो जैसे देखो 23 और 22 फैक्टोरियल है, तो जो सबसे कम डिजिट होता है ना, जैसे 23 और 22 में छोटा नंबर कौन सा है 22, तो हम लोगों ने देखो दोनों 22 करा तभी जाके कैलकुलेशन पॉसिबल हुआ, इधर 15 करा तभी जाके कैलकुलेशन पॉसिबल हुआ। तो 9 फैक्टोरियल जो है वो सबसे कम है, और है 10 और 11, तो 9 10 11 में सबसे छोटा फैक्टोरियल 9 है। तो हमें क्या कोशिश करना है, सारी चीजों को 9 सारी चीजों को सबसे कम वाले डिजिट में ट्रांसफर करना है। तो 1/9 फैक्टोरियल 1/10 फैक्टोरियल को क्या बोलेंगे, 10 फैक्टोरियल को बोलेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है। और 11 को क्या बोलेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब इसमें हमारा बेनिफिट क्या हुआ, जब हम लोगों ने यहाँ से 1/9 फैक्टोरियल कॉमन लिया, अब कॉमन लेना तो पता है ना तुम लोग को, देखो 1/b और 1/ अगर a भी है तो 1/a कॉमन जाता है ना, तो वैसे ही मैंने किया है यहाँ पर 1/9 फैक्टोरियल कॉमन लिया, तो ये कॉमन लेने से 1 बचा, यहां से कॉमन ले लिया तो 1/10 बचा, ठीक है। तो अब हम लोग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 1 प्लस 1/10 11/10 हो जाएगा एलसीएम करने से। और इधर भी देखो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो दोनों साइड से कॉमन पोर्शन हटने के बाद आसानी से कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना आता है ना, तो अगर हम लोग ऑप्शन अवॉइड करके सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से वो कम टाइम लगता है। हाँ, लेकिन सॉल्व के लिए हमें थोड़ा सा जो है मैथ्स का कंसेप्ट जो है क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आसानी से सॉल्व नहीं होता है। अच्छा, अब चलो दूसरा और एक क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये दिया है मैंने n+1, ये फैक्टोरियल है, ठीक है, ये फैक्टोरियल का साइन मैंने ये लगा दिया, ठीक है। दोनों का ही आदत रखो, नहीं तो भूल जाओगे कि ये भी साइन होता है n-1, ठीक है। अब तुम लोग को मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ठीक है। ऑप्शन ए दे दिया है n इक्वल 4, ऑप्शन बी दे दिया है n इक्वल टू 5, ऑप्शन सी दिया है n इक्वल टू 10, ऑप्शन डी दिया है n इक्वल टू 9। क्या करना है, फाइंड n, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है फाइंड n, और तुम लोग को तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो ये सॉल्व नहीं भी करके तुम लोग आसानी से कैलकुलेट करके कर सकते हो ऑप्शन के थ्रू से, ठीक है।
तो मुझे बताओ कि कौन सा आंसर होगा। तो पहले ऑप्शन ए से ट्राई करो। तो n का वैल्यू अगर 4 है तो 4+1 ये कितना हो गया 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 होता है, ठीक है। अब याद है तो मैंने कर दिया, तुम लोग कैलकुलेटर का यूज करो, धीरे धीरे तुम लोग को भी याद हो जाएगा। और अगर यही ए ऑप्शन को इधर जो है अप्लाई करते n-1 मतलब 5-1 यानी 30 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 30 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, देख लो, ठीक है। 24 × 30, तो ये आंसर कितना आ गया 720। तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर 120 आ रहा है, इधर 720, तो इक्वल कैसे हुआ? तो हमें इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। n का वैल्यू 5 है, 5+1 कितना हो गया 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? देखो 5 फैक्टोरियल अगर 120 होता है तो 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल में फर्क क्या है? एक 6 मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये देखो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6 5 4 3 2 1, देखो, ठीक है। तो अगर ये 6 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिखते हैं तो अभी अभी तो मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो 120 × 6 कर लो, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज अगर दिमाग में रखोगे तो फिर बार बार कैलकुलेटर का यूज नहीं करना पड़ेगा। 120 × 6 हो गया। अब इधर भी ट्राई करके देखेंगे सेम आ रहा है कि नहीं। सेम तो आएगा ही। ये देखो 5-1, ठीक है। अच्छा मैंने ना यहाँ 4 नहीं लिख के 5 लिख दिया, ये थोड़ा सा गलत कर दिया, तुम लोगों ने नहीं बताया। ये वाला ये देखो 4-1, ठीक है। तो ये 30 × 4-1 मतलब 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 यानी 180। फिर भी आंसर ये नहीं होगा। अब 5-1 का मतलब 4 होता है, 4 फैक्टोरियल, तो ये 720 आएगा। थोड़ी देर पहले मैंने गलती से ये वाला कैलकुलेट करके दिया था, यानी कि ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ऑप्शन से ही आंसर जो है वो कर लेना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके कोई फायदा नहीं है, ये काफी बड़ा कैलकुलेशन होगा। चलो अब हम लोगों ने देखो सबसे पहले फंडामेंटल रूल्स पढ़ लिया, और हम लोगों ने अभी क्या पढ़ लिया फैक्टोरियल पढ़ लिया। अब जाके हम लोग परमुटेशन कर सकते हैं। चलो अब हम लोग परमुटेशन पढ़ेंगे। अब तक परमुटेशन को कैसे सॉल्व करना है उसका हम लोगों ने बेस बनाया, ठीक है। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परमुटेशन का दो मतलब होता है, कंबाइनली सिलेक्ट और एक होता है हम लोग का अरेंज, ठीक है। सिलेक्ट एंड अरेंज, कोई भी चीजों को सिलेक्ट और उसे अरेंज करने को बोला जाता है परमुटेशन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो मैंने तुम लोग को एक वर्ड दे दिया कैट, ठीक है। कैट, ठीक है। ये क्या है? कैट यानी बिल्ली, ठीक है। तो ये 3 लेटर है, C A और T, 3 लेटर है। मैंने यहाँ पर ये बोला है कि अगर ये जो लेटर है, ये कैट जो वर्ड है, इसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मतलब मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बचपन में अरेंज करने के लिए देता था ना, इधर उधर चेंज करके देता था, बोलता था कि राइट वर्ड बनाओ। तो यहाँ पर ना मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। CAT ये 3 लेटर जो है, इससे तुम लोग कितने सारे वर्ड बना सकते हो मुझे वो बताओ, ठीक है। वर्ड का मीनिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम लोग ये बताओ कि कितने सारे वर्ड बनेंगे। 9 वर्ड। 9 नहीं, 9 तो হবে ना, कम হবে। देखो हम बताते कैसे करना है। एक तो कैट बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा? CTA, चाहे मीनिंग ना हो। और क्या क्या बन सकता है? अगर समझ में आया तो बोलो। CAT CTA, और क्या क्या बनेगा? एक बार A सामने रखो, एक बार C सामने PC रखो। हाँ, ACT, और बोलो ATC, और अब T सामने रखो ना, TCA और TAC। बोलो समझ में आया कि नहीं? यही सब बनेगा, यही सब लेटर बनेगा। कितना वर्ड बनेगा? कितना सारा वर्ड बन गया? 1 2 3 4 5 6 वर्ड बन गया। तो हम लोगों ने क्या किया? सिलेक्ट किया लेटर।
CAT 3 लेटर सिलेक्ट किया और उसे अरेंज किया। तो मीनिंग से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों ने 3 लेटर सिलेक्ट किया और उसे अरेंज किया, अरेंज करने से हमारे पास 6 वर्ड निकल के आए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो कैट है ना, ये जो कैट है, इसमें से तुम लोग को 2 लेटर सिलेक्ट करना है और कितना सारा वर्ड बनेगा, इसमें से तुम लोग को 2 लेटर सिलेक्ट करना है। 3 लेटर तो है, लेकिन जब भी तुम लोग वर्ड बनाओगे तुम लोग को 2 लेटर सिलेक्ट करना है। तो क्या क्या वर्ड बनेगा मुझे बता सकते हो? पहले बोलो क्या क्या वर्ड बनेगा। कोई भी 2 लेटर सिलेक्ट करना है एट ए टाइम। जैसे यहाँ पर कितना सिलेक्ट हुआ, यहाँ पर सिलेक्ट हम लोगों ने किया है 3 लेटर, ठीक है। और उससे जब हम लोगों ने वर्ड बनाया तो हमारा 6 वर्ड बना। और जब भी हम लोग, अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे 2 लेटर, ठीक है, 2 लेटर सिलेक्ट करेंगे तो मुझे बोलो कितना सारा वर्ड बनेगा। बोलो वर्ड्स का नाम बताओ, क्या क्या बनेगा। 2 लेटर सिलेक्ट करके बताओ ना, कोई भी इसमें से 2 लेटर लो, क्या क्या बनेगा। CIA, CA, और एक उल्टा भी बन सकता है, AC। अच्छा, ये हो गया, और क्या बनेगा। और बोलो CAAC, और क्या हो सकता है। CTTC, और बोलो CTTC, और AT, ATTA। TA, और कुछ बनेगा। कितना सारा बना। 6, 6, ठीक है। यहाँ पर भी कितना सारा बना, 6 लेट वर्ड, ठीक है, 6 वर्ड बन गया, ठीक है। तो अगर हम लोग 2 लेटर लेंगे तो ऐसे बनेगा, अगर तीनों के तीनों लेटर ले रहे हैं तो ऐसे बन रहा है। इसमें मीनिंग का कोई जगह नहीं है, ठीक है। मीनिंग के लिए मत सोचो कि भाई इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर परमुटेशन के फॉर्मूले से इस चीज को सीखेंगे। देखो, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 में से 3 चीज सिलेक्ट किया, एक जगह में 3 में से 2 चीज सिलेक्ट किया, फिर अरेंज किया, तो ये क्या बन गया, परमुटेशन। क्योंकि मैंने लिख दिया है परमुटेशन का मतलब सिलेक्ट करना और अरेंज करना, ठीक है। अच्छा, अब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। परमुटेशन का जो फॉर्मूला है वो कैसा है, देखो। परमुटेशन का जो फॉर्मूला है वो है ऐसे, NPR, ठीक है। ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, मैंने कोई गलत नहीं लिखा है। यहाँ P होगा, P के यहाँ पर हेड पे N और ये लेग पे R, ठीक है, ऐसे, ठीक है। NPR, N परमुटेशन R, और इसको कैसे दिखाएंगे, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब थिंग्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लेटर दिखा है, लेटर की जगह ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, ठीक है। आर का मतलब हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ थिंग्स एट ए टाइम, ठीक है। एक बार में हम लोग कितने सारे चीजों को सिलेक्ट करें, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ थिंग्स एट ए टाइम। अब मेरा ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला तो हम समझाएंगे कैसे करके हो रहा है। यहां पर मुझे बोलो तो, ये जब हम लोगों ने कैट का ये बनाया, ये नंबर ऑफ वर्ड 6 बनाया, तो यहाँ पर n कितना है और r कितना है। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और r का मतलब नंबर ऑफ थिंग्स सिलेक्ट एट ए टाइम। तो जब ये वाला पोर्शन हम लोगों ने बनाया, ये वाला पोर्शन जब हम लोगों ने किया, तो मुझे बोलो यहाँ n कितना है और r कितना है। बोलो कितना सारा चीज था, उसमें से हम लोगों ने कितने सारी चीजों को सिलेक्ट किया। यहाँ पर चीज क्या है, थिंग्स क्या है, लेटर है। बोलो। N3, N3 3 लेटर है, और R 6, না, কতগুলো লেটার সিলেক্ট করছি, ছটা তো ওয়ার্ড তৈরি হয়েছে। जब हम लोग यहाँ पर लेटर वर्ड बना रहे तो कितने लेटर एट ए टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं, लिखा हुआ है देखो मेरा यहाँ पर। बोलो कितना सारा लेटर। 3 C और A और T, 3 लेटर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बताओ, ये वाला जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया तो इसमें n कितना है और r कितना है, कितने सारे लेटर टोटल थे, उसमें से हम लोग कितने सारे लेटर एट ए टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं, वही n और r होगा। बोलो
नंबर ऑफ थिंग्स जो कि लेटर है यहाँ पर कितना है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, टोटल लेटर कितना अवेलेबल है, टोटल लेटर थ्री 3। ये है, ए है, एक सी है, टी है, और कितना एट ए टाइम सिलेक्ट किया है हम लोगों ने ये बनाने के लिए, मैम 2। 2। ठीक है, एट ए टाइम 2 सिलेक्ट किया है। ठीक है, अच्छा अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है NPR। ठीक है, तो n है 3p और ये है 3। अब फॉर्मूला कैसा बनता है, n फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल, और देखो लिखा हुआ है n माइनस आर, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, देखो लिखा हुआ है, तुम लोग अपने कॉपी में चेक करो, मैंने जो फॉर्मूला लिखा है उसी से दिखा रहे। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 0 फैक्टोरियल 1 होता है, क्यों होता है, देखो हम बता देंगे क्यों होता है, लेकिन तुम लोग को कुछ फॉर्मूला वहां पर प्रूफ तो करके दिखाना नहीं है क्यों होता है, फिर भी हम बताएंगे क्यों होता है, लेकिन ये तुम लोग रट लो। ठीक है, कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, जैसे तुम लोग ये बचपन में सीखे हो ना कि 0 इंटू कुछ भी करो, जैसे 0 इंटू 5 0 ही होगा, ये सीखा है ना कि 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, वैसे ही 0 फैक्टोरियल 1 होगा, ये दिमाग में रख लो कि 0 फैक्टोरियल 1 होगा। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये दिमाग में रखो। अब 3 फैक्टोरियल मतलब 3 to 1, यानी कितना आंसर हो गया, नीचे 1 है, 6 हो गया, ये देखो 6 वर्ड बन गया। अब इसका जैसे 3NP4, ठीक है, सॉरी NPR यानी 3P2, तो 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 to 1 और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 तो 1 तक ही जाएगा, तो 6 आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ भी 6 वर्ड बन गया। तो अब फॉर्मूले से ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे लिख लिख के हम लोग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ तो कैट दिया था, छोटा सा वर्ड था। अब मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कैप्टेन, ठीक है, कैप्टेन लिख दिया। अब मैंने बोला इससे कितने सारे वर्ड बन सकते हैं, अब इतने सारी चीजों को तुम लोग लिख ही नहीं पाओगे इस तरीके से। ठीक है, तो जब तक 3 डिजिट्स का बात हो रहा है, 3 लेटर्स का बात हो रहा है, तब तक बात आसान है, लेकिन जब इससे ज्यादा हो जाएगा ना, तब फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तब क्या होगा, तब हमें फॉर्मूले का यूज करके ही करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, बिना फॉर्मूले के कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो अगर 4 लेटर हो गया ना तो भी नहीं कर पाओगे। तो ये देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर एक रूल्स होता है, एन हमेशा क्या होगा, ये देखो, और एक चीज भी ये एमसीक्यू में काफी पूछ लेता है, एन हमेशा हम लोग का पॉजिटिव डेटा होगा, एन हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे हमें कितने लेटर में से कितने लेटर सिलेक्ट करना है, तो ये तो पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर डेटा होगा ऑलवेज, क्योंकि हम लोग ये थोड़ी बोल सकते कि जो चीज में से हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वो चीज जो है पॉइंट में, जैसे 2.5 लीटर्स, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। और पॉजिटिव क्यों होगा, नेगेटिव थिंग्स में से चीजों को सिलेक्ट करना, ये तो मतलब रियलिस्टिक बात ही नहीं। और ये जो एन है, और एक चीज भी है, ये एन ग्रेटर देन इक्वल आर होगा ऑलवेज। कैसे, जैसे 3 लेटर में से 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, या 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, या 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 लेटर में से हम लोग बोलेंगे कि 4 लेटर सिलेक्ट कर लिया, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जो एन है वो या तो आर के बराबर होगा, जैसे ये देखो 3 में से 3 ही सिलेक्ट कर लिया, एन आर के साथ बराबर, या एन आर से छोटा हो सकता है, लेकिन एन जो है सॉरी आर एन से छोटा हो सकता है, मैंने उल्टा बता दिया, एन और आर बराबर हो सकता है, या फिर आर एन से छोटा हो सकता है। आर कभी भी एन से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब हम लोग ऐसे थोड़ी बोल सकते कि मेरे पास 3 लेटर है और मैंने 5 लेटर सिलेक्ट कर लिया, ये तो पॉसिबल नहीं है। और एन जो है वो हमेशा इंटीजर डेटा होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा, और दो चीज तुम लोग को जरूर से याद रखना है, 0 फैक्टोरियल ऑलवेज 1 होगा, ये दिमाग में फिक्स कर लो। ठीक है, सोच ही लो कि ये रटना ही पड़ेगा। और एन पी एन जो है वो हम लोग का एन फैक्टोरियल होगा, ये प्रूव हो जाएगा, ये दोनों ही हम प्रूव करके बता देंगे। एनपीएन एन फैक्टोरियल होता है, उसका प्रूफ तो ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो एनपीएन, एनपीएन का मतलब क्या होता है कि एन और आर जब बराबर है तभी एनपीएन होगा। जैसे ये वाला कंडीशन देखो 3p3, तो 3p3 मतलब एन का वैल्यू भी 3, आर का वैल्यू भी 3, तो आंसर क्या आया था, देखो 3 फैक्टोरियल बाई 1, ये देखो, ये देखो, जैसे कि 3p3। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ गया
0 फैक्टोरियल। अब मैंने क्या बोला, 0 फैक्टोरियल ना 1 होता है 1, तो ये आंसर आ गया 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल मतलब हम लोग बोल सकते हैं npn, इसको हम लोग npr, npr का ये वैल्यू आ गया। तो ये कब आ सकता है, जब n और r बराबर है। n और r अगर बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं n इक्वल टू r इक्वल टू n, ठीक है, n और r बराबर है तो r इक्वल टू n बोल सकते हैं आराम से। तो उसी से ये npn बना है, npn होने से आंसर 3 फैक्टोरियल होगा। तो इसमें n का वैल्यू ही आया ना 3, ठीक है, तो npn n फैक्टोरियल होता है। ये याद रखने से क्या होगा, तुम लोग का ही कैलकुलेशन आसान होगा। अब ये 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये भी हम प्रूफ करके बता देते हैं 0 फैक्टोरियल कैसे 1 होता है, ये भी हम दिखा देते हैं। देखो प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में, लेकिन अगर तुम लोग को लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है तो वो हम बता रहे हैं। देखो npr जो है इक्वल टू, मैंने लिख दिया npn, ये कब पॉसिबल है, इफ n इक्वल r। अगर npr फॉर्मूला होता है, npr का वैल्यू npn तब हो सकता है जब n और r बराबर है, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहां पर इसको np, अब देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं npn इक्वल टू, ये मैंने एक कंडीशन किया, ठीक है, और दूसरा ये देखो npn इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल। तो npn n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब npn का मतलब n फैक्टोरियल होता है, ये कहाँ था, ये देखो ये यहाँ पर अभी लिखा npn n फैक्टोरियल होता है, प्रूफ करके भी दिखाया, ठीक है, npn n फैक्टोरियल होता है, n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। तो n बाई n कितना होगा, 1 होगा, 1 इक्वल टू 0 फैक्टोरियल, इसी से 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 आता है, ठीक है। ये तुम लोग को याद रखना जरूरी नहीं है प्रूफ, ठीक है, ये मैंने इसीलिए बताया ताकि तुम लोग जो है ये कंफ्यूजन में मत रहो कि ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल 1 होगा, npn n फैक्टोरियल होगा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने दिखा भी दिया क्यों कैसे करके आ रहा है, ठीक है। अब हम तुम लोग को कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल 1, ये मुझे सॉल्व करके बताओ। 5p3 कितना होगा, कॉमा 10p2 कितना होगा, कॉमा 11p5 कितना होगा, ये बताओ। ये तीनों मुझे सॉल्व करके बताओ। ये जो फॉर्मूला भी सिखाया ना तुम लोगों को npr क्या होता है, तो मुझे ये बताओ कि ये जो 3 मैंने क्वेश्चन दिया इसका आंसर क्या क्या होगा। हम 5 मिनट वेट कर रहे हैं, बताओ कितना आंसर होगा। फॉर्मूले से करना है, ठीक है, अभी जो फॉर्मूला सिखाया ताकि तुम लोग के दिमाग में फॉर्मूला जो है वो एक बार सेट हो जाए। मैम फर्स्ट एटा की 60 ऑफ आंसर। हाँ, फर्स्ट एटा 60, ये देखो ये फॉर्मूले से करना है। चलो यहाँ पर भी एक बार लिख दिया, वैसे तुम लोग के कॉपी में तो होना चाहिए, लिखना चाहिए तुम लोग को, ये देखो इससे करना है। और फैक्टोरियल तो मैंने सिखा दिया, तो फर्स्ट वाला 60 होगा, सही है। उसके बाद तब 9 है 90, सही बात। তারপর এটা 55,450 440। 40 है, ठीक है सर। देखो 5p3 तो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल। अब तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग 5 से लेके 1 और नीचे 2 into 1 लिख सकते हो, लेकिन मैंने तो तुम लोग को शॉर्टकट सिखाया तो उसका यूज करो। 5 4 3
और 2 के बाद 1 तक नहीं भी लिखोगे चलेगा। वैसे ये बहुत ही कम डिजिट है, अगर 2 into 1 लिख भी लेते हो तो ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, फिर भी ये हैबिट करो कि नीचे 2 फैक्टोरियल है तो ऊपर हम लोग 2 फैक्टोरियल तक ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60। वैसे ये 2 into 1 और इधर भी 2 into 1 लिख लेते तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं चला जाएगा, वो मुझे पता है, लेकिन हैबिट करो ऐसे लिखने का। फिर 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो इसमें भी क्या करना है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया 10 इंटू 9 इंटू, अब 8 नीचे 8 फैक्टोरियल है ना, तो 8 तक ही लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे क्यों लिखे, तो तभी ना जल्दी होगा 90। अब तुम लोग अगर फिर 9 से लेके 1 तक, तो फिर शॉर्टकट सिखाने का कोई मतलब नहीं हुआ ना, फिर शॉर्टकट तो मैंने इसीलिए सिखाया। 11 फैक्टोरियल 11 माइनस 5 फैक्टोरियल, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखो n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा है। फॉर्मूला सीखना क्यों जरूरी है वो भी मैंने बताया। 3 थिंग्स होता है तो फिर आसानी से हम लोग लिख के प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा चीज होता है तो वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये हो गया 6 फैक्टोरियल, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, अब नीचे 6 है तो 6 तक ही लिखो, ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखो कितना हो जाएगा, 11 10 9 8 7, मल्टीप्लाई कर लो। 55,440, ठीक है, ये हो गया 55,440। 11P5 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं, ये प्रैक्टिस के लिए ताकि तुम लोग को फॉर्मूला याद हो जाए, बट हमें इस तरीके का क्वेश्चन नहीं देता है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देता है। देखो कैसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी 3 लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। हाउ मेनी 3 लेटर्स वर्ड, एक सेकेंड इसको ना हम रेड पिन कर लेते हैं। हाउ मेनी 3 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्क्वेयर एंड हेक्सागन, ठीक है। तो हम ये तुम लोग को बता रहे, लिख के यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है, ठीक है। 2 वर्ड है, एक है स्क्वेयर, कैपिटल में ही मैंने लिख लिया, दूसरा है हेक्सागन, हेक्सागन, ठीक है। क्या बोला है, देखो पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन मेरा परमुटेशन का ही है, क्योंकि एग्जाम में नहीं बोलेगा ये परमुटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का है। बोला है हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स, मतलब हम लोग को जो वर्ड रेडी करना है वो 3 लेटर वाला होना चाहिए। 3 लेटर वाला वर्ड बनेगा, कैन बी फॉर्म्ड, कितने सारे ऐसे वर्ड बन सकते हैं। और लेटर मुझे कहां से मिलेगा, बोल रहा है ये स्क्वायर वर्ड से 3 लेटर लेंगे, हेक्सागन से 3 लेटर लेंगे, ठीक है। तो ये परमुटेशन ही है, ये कैसे समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मुझे अरेंज भी करना पड़ेगा, तभी डिफरेंट डिफरेंट वर्ड निकल के आएगा, ठीक है। सिलेक्शन कॉम्बिनेशन में भी होगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में ना अरेंजमेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें अरेंजमेंट होता है परमुटेशन में। और ये क्वेश्चन में अरेंजमेंट जरूरत है, ये कैसे पता चलेगा, अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बनाना है तो लेटर्स को तो मुझे अरेंज करना पड़ेगा। जैसे कि देखो अगर हम यहाँ से कोई भी 3 लेटर ले रहे हैं, जैसे मैंने ए लिया, मान लो एस लिया और यू लिया, ठीक है, ए यू और एस लिया। अब ए यू एस से ही ना मेरा काफी सारा जो है वर्ड बन जाएगा, कैसे, ए यू एस, ए एस यू, यू ए एस, यू एस ए, ऐसे करके, ठीक है, एस यू ए एस ए यू, ऐसे करके मेरा वर्ड बन जाएगा। तो ये क्या हो गया अरेंजमेंट, ये क्या हो गया अरेंजमेंट। कभी इसे पहला लिखा, इसे दूसरा, इसे तीसरा, ये अरेंज किया मैंने 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। तो अब इसका मतलब यहाँ परमुटेशन यूज होगा, पहले तो तुम लोग को दिमाग में ये लगाना है। अब देखो क्योंकि हम लोग फर्स्ट परमुटेशन ही पढ़े तो तुम लोग सोचोगे मैम जो भी क्वेश्चन करवाएगी परमुटेशन का ही करवाएगी, लेकिन ऐसे लॉजिक लगाओगे तो फिर आगे जाके कंफ्यूजन होगा कि परमुटेशन है कि कॉम्बिनेशन, कैसे समझोगे। सिलेक्ट दोनों में ही करने के लिए बोलेगा, लेकिन एक में अरेंजमेंट का जरूरत होगा, एक में अरेंजमेंट का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट का जरूरत नहीं होता है। जैसे मान लो तुम लोग कोई जैसे क्रिकेट टीम जब बनता है, ठीक है, तो क्रिकेट में जो प्लेयर्स लोगों को सिलेक्ट किया जाता है कि भाई इतने लोग तो खेलते हैं, लेकिन इस मैच के लिए हम लोग कौन कौन से प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे, तो वहां प्लेयर का सिर्फ सिलेक्शन होता है, अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे मान लो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ठीक है, तो ये दोनों को सिलेक्ट किए, ठीक है, ये दोनों को जो है बोर्ड ने सिलेक्ट किया, मान लो, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड ने। अब
आर और वी सिलेक्ट करो या वी और आर, मतलब रोहित देन विराट या विराट देन रोहित, बात बराबर है, ठीक है। तो ऐसे चीजों को कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये मैंने थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया ताकि तुम लोग डिफरेंस समझ जाओ। तो कॉम्बिनेशन का मतलब हो जाता है कि जहां पर सिलेक्शन ही मैटर है, अरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन परमुटेशन में अरेंजमेंट से लेना देना होगा। जिस क्वेश्चन में अरेंजमेंट मायने रखेगा वही परमुटेशन होगा। तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मुझे बोलो कि इसमें से कोई भी 3 लेटर लेके तुम लोगों को क्या करना है, बट अब परमुटेशन है तो फॉर्मूला बनेगा एनपीआर। तो इस क्वेश्चन में मुझे ये बताओ एन कितना है और आर कितना है, ठीक है। ये बताओ इस क्वेश्चन में एन कितना है, आर कितना है। एन मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, यहाँ पर थिंग्स क्या है, लेटर्स है। और एट ए टाइम हमें कितना सिलेक्ट करना है वो तो क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन ने बता रखा है। एट ए टाइम कितना सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन बता रहा है 3 लेटर्स वाला वर्ड बनाना है। अगर 3 लेटर का वर्ड बनाना है तो एट ए टाइम 3 लेटर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने सारा चीज बता दिया। बोलो एन और आर कितना होगा। N 6 R 3 6 हम्म E 3। सही बात है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से कोई भी 3 हमें सिलेक्ट करना है। अच्छा, और इसमें भी बता दो एन कितना है और आर कितना है, इसको भी कर लेते हैं। N 7 R 3 7। तो 7p3। हाँ, अब सॉल्व करके बताओ कितना कितना आएगा। सॉल्व करो करके मुझे बताओ कितना कितना है। फॉर्मूले से करो। 720। 120। Yes, I'm 120। 120। सेम फॉर्मूला लगा था, सेम फॉर्मूला 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 - 3। तो देखो 7 और ये 4 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 7 × 6 × 5 नीचे देखो 4 है तो 4 तक ही लिखो, उसके आगे का मत लिखो। 210, ठीक है। तो स्क्वायर से 3 अगर लेटर लेंगे तो 120 जो है वर्ड बन सकता है, कोई भी 3, ठीक है। और हेक्सागन से अगर हम लोग कोई भी 3 जो है लेटर चूज करके वर्ड बनाने का कोशिश करेंगे तो हमारा 210 बनेगा, ठीक है। अब तुम लोग ये मत सोचो 210 कैसे बनेगा, क्योंकि नॉर्मल सा बात है। जैसे मैंने अगर यहाँ पर अभी बताया था ना, मैंने एस यू और ए सिलेक्ट किया था, इसमें से 6 बना था। अब मान लो मैंने एस यू और ई लिया, ऐसे करके अलग अलग 3 3 लोग हैं तो कितना 6 6 करके ना इतना सारा बन जाएगा, ठीक है। इतना सारा बनेगा 120। तो ऐसे करके होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो 120 और 210। अब क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3 बोल रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 पर्सन स्टैंड इन ए लाइन फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ, ठीक है। तो फोटो लेना है, ठीक है, फोटो लेना है। और कितने लोगों को फोटो लेना है, 5 लोगों को लेना है और उनको लाइन पे लगना है। देखो ये तो प्रैक्टिकली तुम लोग काफी करते हो, ठीक है। टोटल पर्सन्स कितने हैं, टोटल पर्सन्स 5 है और उनको लाइन पे लग के फोटो लेना है। अब तुम लोग को ये बताना है कितने तरीके से वो फोटो ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि हम सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो 3 दोस्त है ए बी और सी, ठीक है। ए बी और सी ये 3 फ्रेंड है, ये ए है, ये बी है, सी है। ये तीनों लाइन में लग के फोटो लेना चाहते हैं। तो कैसे लाइन पे लग सकते हैं, पहले ए खड़ा हो गया, फिर बीच में बी और इधर सी, या फिर ऐसे हो सकता है ए सी बी, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है बी सी ए, या फिर ऐसे हो सकता है बी ए सी, या फिर सी ए बी सी बी ए, ऐसे करके हो सकता है। तो ये क्या हुआ, सिलेक्ट किया पहले 3 फ्रेंड में से तीनों को, ठीक है। तीनों को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अगर 3 लोग लाइन पे लग के फोटो लेना चाहते हैं, तीनों लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसको अरेंज करने से अलग अलग जो है मतलब फोटो का वेरिएशंस आएगा। बीच में बी, कभी बीच में सी, तो अगल बगल ए बी दाहिने बाएं, ठीक है। या फिर दाएं बी बाएं ए, ऐसे करके। तो यहाँ पर परमुटेशन लगेगा। अब ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है 5 फ्रेंड्स है जिनको फोटो लेना है लाइन पे लग के, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर परमुटेशन लगेगा तो एनपीआर का कंसेप्ट आएगा। तो मुझे बोलो यहाँ पर एन कितना है और आर कितना है, तो आंसर आ जाएगा एन मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। मैंने पहले ही बोला था थिंग्स कुछ भी हो सकता है, नंबर, लेटर, ह्यूमन बीइंग कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ह्यूमन बीइंग है। तो कितने दोस्त हैं और कितने लोगों को एक साथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन देख लो। 5 फ्रेंड है, 5 लोगों को ही फोटो लेना है, तो बोलो
कितने लोग हैं उसमें से कितने लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा? N5 और আর যদি 5 জনই ফটো নিতে চায় তাহলে কতজনকে সিলেক্ট করতে হবে? 3 5 জন ফটো নিলে 3 জনকে নিলে কি করে 5 জনের ফটো আসবে? oh sorry 5 ताहले क्योंकि क्वेश्चन में तो बोल ही दिया है अगर 5 लोगों का ही फोटो चाहिए तो 3 लोगों को क्यों सिलेक्ट करेंगे? या तो बोल ही दिया है कि 5 लोगों को खड़े होके फोटो लेना है तो फिर 5 लोगों को ही लेंगे ना, किसी को छोड़ेंगे तो कैसे आएगा? अच्छा, अब NPR 5P5 हो गया। अब मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला तुम लोग को याद रखने बोला था, जैसे बोला था 0 फैक्टोरियल 1 होता है, वैसे मैंने तुम लोग को बोला था N फैक्टोरियल होता है। तो तुम लोग उसका एप्लीकेशन करके इसे 5 फैक्टोरियल लिख के 120 कर सकते हो, या फिर तुम लोग पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हो, जो तुम लोग को ठीक लगे। ये देखो 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल का मतलब 1, तो ये हो गया 120। तो टोटल 120 तरीका हो जाएगा फोटो लेने का, 120 वेज हो जाएगा फोटो लेने का। ये देखो ठीक है, चलो अब हम लोग 4th नंबर पे जाते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है देखो। 4th नंबर क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्राइजेस आर टू बी अवॉर्डेड एट एन इंजीनियरिंग फेयर। ठीक है, तो इंजीनियरिंग फेयर यानी इंजीनियरिंग मेला लगा है, ठीक है, जहां पर कुछ कंपटीशन होगा। देखते हैं क्या है। इन विच 13 एग्जिबिट्स हैव बीन एंटर्ड। अच्छा, एग्जीबिशंस हुआ है, एग्जीबिशंस हुआ है तो सभी ने जो है मतलब 13 एग्जिबिट्स आए हैं वहां पर। ठीक है, अब क्या करना है, डिक्लेयर करना है किसका सबसे बेस्ट है, किसका उससे कम उससे कम, मतलब 3 पोजीशन डिक्लेयर करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं प्राइज को देने का। ठीक है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द प्राइज बी अवॉर्डेड। तो प्राइज कैसे दिया जा सकता है, तो प्राइज कैसे दिया जाएगा, फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड वाले को सेकंड वाला प्राइज, थर्ड वाले को थर्ड वाला प्राइज, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन कितने तरीके से ये क्यों पूछा है, कितने तरीके से ये क्यों पूछा है? देखो, जैसे मान लो क्लास में 3 स्टूडेंट है, ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि जिसका परफॉर्मेंस जैसा होगा उसके हिसाब से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला प्राइस डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो ABC 3 स्टूडेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइस डिक्लेयर करेंगे। अब अब कौन फर्स्ट कौन सेकंड और कौन थर्ड होगा वो तो हमें नहीं पता, अभी तक नहीं बोला है। तो हमें क्या करना है, हम लोग ऐसे एजम्पशन ले सकते हैं ना, अगर या तो 1 2 3 कर दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ABC इस तरीके से प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ सकता है, अगर A फर्स्ट हुआ, B सेकंड हुआ, C थर्ड हुआ, या फिर ACB, अगर A फर्स्ट है, C सेकंड है, B थर्ड है, या फिर BCA BAC CBA इस तरीके से प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कौन फर्स्ट होगा, कौन सेकंड होगा, कौन थर्ड होगा। सेम ये वाला क्वेश्चन 3 के जगह 13 पे बेस्ड है। ठीक है, तो जैसे 3 स्टूडेंट है, यहाँ पर 13 एग्जिबिट्स है। ठीक है, 13 एग्जिबिट्स है, ठीक है, और उनको हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइस देना है। ठीक है, तो ये कितने तरीके से हम लोग दे सकते हैं, तो अगेन हमारा परमुटेशन वाला बात आ गया। क्यों परमुटेशन? क्योंकि देखो यहाँ पर अलग अलग जो है सिलेक्ट तो होगा ही, देखो सिलेक्ट तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ इसे अरेंज करेंगे। क्योंकि देखो हमारा ये सिचुएशन भी हो सकता है तो प्राइस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर ये सिचुएशन आया तो प्राइस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर ये सिचुएशन हुआ तो प्राइस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर ये सिचुएशन हुआ तो प्राइस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वैसे ही अगर 13 एग्जिबिट्स है, अब कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हमें पूछ रहा है कि अगर 13 एग्जिबिट्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड करके प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं, तो अगेन हमारा अलग अलग जो है सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट का जरूरत होगा, तो परमुटेशन NPR। ठीक है, तो इन क्योंकि देखो क्यों अरेंज करना जरूरी है, सिर्फ सिलेक्ट करने से क्यों नहीं होगा, क्योंकि ABC और ACB एक ही मतलब नहीं होता है। A फर्स्ट B सेकंड C थर्ड और A फर्स्ट C सेकंड B थर्ड, दोनों बातों में फर्क होता है, इसीलिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो परमुटेशन। अब मुझे ये बताओ N कितना होगा, R कितना होगा। N मतलब देखो करना क्या है, 13 में से तुम लोगों को कोई भी 3 लोगों को चूज करना है और फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाना है, फिर कोई 3 लोगों को चूज करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाना है। तो N कितना है और R कितना होगा, बोलो N कितना है और R कितना होगा, ये बताओ। N मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है, बोलो। N13 R3 13 P3। हाँ 13P3 N13 क्यों होगा, टोटल 13, जैसे यहाँ टोटल 3 स्टूडेंट में से मैंने क्या किया, इनको स्पेस दिया। अब मान लो अगर ऐसा होता
कि मुझे सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन डिक्लेयर करना है, तो हम क्या करते हैं, तीन में से कोई भी दो लोगों को लेते हैं, या तो ए बी या तो बी ए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या तो ए सी या तो सी ए, ऐसा हो सकता है, बी सी बी सी बी, ऐसा हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। तो वैसे ही 13 में से तीन पोजीशन मुझे चूज करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए तीन लोगों को हर बार चूज करना पड़ेगा। 13 फैक्टोरियल 13 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये आंसर आ गया 13, 12 और 11 और ये 10 और ये नीचे का भी 10, तो ये 13 इंटू 12 इंटू 11 देख लो कितना आएगा, 1716, ठीक है, 1716। ये इतने सारे तरीके हो सकते हैं, 1716 वेज, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल 5 बोल रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 स्टूडेंट्स बी एसोसिएटेड विथ 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज्यूमिंग दैट ईच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन टेक एट मोस्ट 1 स्टूडेंट, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, सभी का होता है, सीए हो, सीएस हो या सीएमए हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, तो स्टूडेंट को फर्म में जो है ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है देखो क्वेश्चन में बोला है कि टोटल 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, CA1 CA2 CA3 CA4, ठीक है, टोटल 4 अकाउंटेंट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। ये देखो 3 स्टूडेंट्स है, S1 S2 S3, 3 स्टूडेंट्स है। बोल रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कितने तरीके से 3 स्टूडेंट्स जो है एसोसिएट यानी जुड़ सकते हैं 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, एज्यूमिंग दैट ईच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन टेक एट मोस्ट 1 स्टूडेंट, मतलब एक सीए एक ही स्टूडेंट को जो है ले सकता है अपने पास ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। तो 3 स्टूडेंट्स है और 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, तो कितने तरीके से जो है ये पॉसिबल है, ठीक है। तो कितने तरीके से ये पॉसिबल है, तो यहाँ पर पहले ये सोचो कि परमुटेशन होगा कि कॉम्बिनेशन होगा। तो देखो ऑब्वियसली परमुटेशन होगा, क्यों, क्योंकि सिलेक्शन तो दोनों में होता है, मैंने पहले ही बोला। और यहाँ पर अरेंजमेंट भी मायने रखेगा। कैसे अरेंजमेंट मायने रखेगा, अरेंजमेंट इस तरीके से मायने रखेगा, जैसे मान लो कि स्टूडेंट्स 1 जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ए को भी ले सकता है, या फिर 2 को, या फिर 3 को, या फिर 4 को, ये चारों में से कोई एक, ठीक है। तो स्टूडेंट 1 के पास कितने सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, 4 ऑप्शंस, ठीक है, 4 ऑप्शंस हो जाएगा। स्टूडेंट 2 के पास कितने सारे ऑप्शन हो जाएगा, अगर स्टूडेंट 1 ये चार में से कोई भी एक को एक के साथ जुड़ जाता है, तो स्टूडेंट 2 के पास 3 ऑप्शंस बचेगा। और स्टूडेंट 2 जब, जैसे मान लो ये स्टूडेंट 1 जो है यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जुड़ गया, मान लो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जुड़ गया, ठीक है, तो 2 के पास कितने ऑप्शंस बचे, 3। और 2 मान लो इनके साथ ट्रेनिंग में जुड़ गया, तो 3 के पास कितने ऑप्शंस बचे, 3 के पास जो ऑप्शंस बचे वो हो गया 2 ऑप्शंस, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक में वो जुड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इसमें परमुटेशन जो है वो कैसे एप्लीकेबल होगा, NP4 NPR, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो एक चीज अगर तुम लोग को याद है कि एन हमेशा जो है आर से ज्यादा या आर के बराबर होगा, तो यहाँ पर ज्यादा क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, तो एन 4 हो जाएगा और आर 3 हो जाएगा। अब ये रटने वाला बात नहीं है, ये क्यों हो रहा है वो भी समझो। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ जुड़ने वाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो स्टूडेंट के साथ नहीं जुड़ रहा है, मतलब मार्केट में स्टूडेंट्स जो है फर्म ढूंढ रहा है, स्टूडेंट फर्म ढूंढ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट को क्या करना है, ये 4 में से सिलेक्ट करना है, 4 में से सिलेक्ट करना है, इसलिए एन का वैल्यू 4 हो जाएगा और आर कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है, आर का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 4P3। 4 3 2 और 1, तो ये हो गया 24, टोटल 24 वेज है कि स्टूडेंट्स जो है वो सीए फर्म में एसोसिएट हो सके। और अगर तुम लोग देखोगे तो मैंने जो तुम लोग को फंडामेंटल रूल सिखाया स्टार्टिंग में, एंड और वाला, उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो स्टूडेंट 1 के पास 4 ऑप्शंस है, एंड स्टूडेंट्स 2 के पास
3 ऑप्शन है, एंड स्टूडेंट 3 के पास 2 ऑप्शंस है, एंड है तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 24। ये मैंने इस तरीके से भी क्यों बताया इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये एनपीआर से मुझे लगता है इससे बेटर है इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझने के लिए। ये सॉल्व करने का तरीका तो ठीक है, लेकिन अगर इसको ऐसे समझोगे तो और भी आसानी से समझ में आएगा क्यों 24 ऑप्शंस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको हम लिख के नहीं दिखा पा रहे, इसी वजह से हम बोल रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, लिख के दिखाने वाला बात ऐसा है कि स्टूडेंट 1 के पास कितने सारे ऑप्शंस है, CA1, CA2, CA3, CA4, ऐसे करके 4 ऑप्शंस है, ठीक है। अब 4, इसके पास कितने ऑप्शंस है, ये एक में जुड़ जाएगा तो 3, फिर ये एक में जुड़ जाएगा तो 2, ठीक है। ये इस तरीके से समझ सकते हो। और ये परमुटेशन ही हो रहा है, ठीक है, ये परमुटेशन हो रहा है क्योंकि अरेंजमेंट जो है वो मायने रखेगा। जैसे मैंने इनको S1 के साथ ही जोड़ा, लेकिन जरूरत तो नहीं है कि S1 के साथ ही जुड़े, ये S2 के साथ CA1 के साथ जुड़ रहा है, 2 के साथ भी जुड़ सकता है, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, तभी तो ऑप्शंस जो है 4 दिख रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है मेरा केस, या फिर ऐसा हो सकता है मेरा वाला केस, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये चारों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। और S2 के केस में क्या होगा, अब इसमें से S1 किसी ना किसी के साथ तो जुड़ जाएगा, तो फिर S2 के लिए क्या होगा, S2 के लिए S2 CA2, क्योंकि वो मान लो मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ जुड़ गया है, S2 CA3, S2 CA4, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हम लोग का ऑप्शंस निकल के आएगा, ठीक है, ऐसे करके ऑप्शंस निकल के आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग इस तरीके से समझ सकते हो, ये ऐसे ऑप्शन ऑप्शन करके मैंने जो दिखाया, बाकी फॉर्मूले में दोगे तो एनपीआर, एन हमेशा जो है बड़ा होता है, तो यहाँ पर देखो 4 CA है, 3 स्टूडेंट है, तो R3 हो जाएगा और एन हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 देखो, बोल रहा है कि इफ 6 टाइम्स द नंबर परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, बोल रहा है कि किसी भी चीजों का परमुटेशन किया गया, किस चीजों का, बोल रहा है n थिंग्स का, n थिंग्स, n थिंग्स है, ठीक है, n थिंग्स है, इसका क्या किया गया है, परमुटेशन किया गया है 3 टेकन एट ए टाइम, ठीक है। तो r इक्वल टू कितना हो गया 3, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n थिंग्स है, और r जो है वो 3 है, क्योंकि 3 चीजों को लेके जो है परमुटेशन किया गया, और 3 चीजों को लेने के बाद परमुटेशन क्या हो जाएगा, NPR, और वो हो जाएगा NP3, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ n है और r का वैल्यू 3 है। फिर क्या बोला है, और बोल रहा है ये जो परमुटेशन आया ये है इज इक्वल टू 7 टाइम्स द परमुटेशन ऑफ n-1 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। उसके बाद परमुटेशन निकालना है n-1 थिंग्स का, ठीक है। तो n-1 थिंग्स और कितने सारे चीज एट ए टाइम टेक ओवर करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 एट ए टाइम, ठीक है। कितना लेना है 3 एट ए टाइम, तो R3 हो जाएगा, और n-1 है तो इसका परमुटेशन होगा n-1 P3, ठीक है, n-1 P3, ये हो जाएगा परमुटेशन। अब ये दो परमुटेशन में एक लिंक बताया है, क्या लिंक बताया है, देखो ये इक्वल है लेकिन डायरेक्टली इक्वल नहीं है, अब फिर से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। बोल रहा है 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, बोल रहा है 6 टाइम्स मतलब 6 गुना, ठीक है, ये 6 गुना, इस परमुटेशन का 6 गुना जो है वो इक्वल है यानी बराबर है 7 टाइम्स, 7 गुना कौन से परमुटेशन का, ये वाले परमुटेशन के 7 गुने के साथ बराबर है, ये बोला है हम लोग को, बोला है फाइंड n, इसमें बोल रहा है n का वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखा सकते हैं, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन तुम लोग के पास ऑप्शंस रहेगा तो बेटर ये होगा कि तुम लोग उसे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो हम इसको ऑप्शन दे देते हैं, एग्जाम में तुम लोग के पास ऑप्शन जरूर रहेगा, n21, n20, n मान लो 13 और n10, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, जैसे हम पहला वाला ही कर रहे हैं, n21 देखो 6 21 P3, 7 इंटू 21 - 1 P3, तो देखते हैं कितना आता है, ये हो गया 6 इंटू 21 फैक्टोरियल, ठीक है, और 21 - 3 फैक्टोरियल, 7 इंटू 20 फैक्टोरियल और 20 - 3 फैक्टोरियल, 21 और -3 कितना होगा 18,
7 इंटू 17 फैक्टोरियल। अब देखते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा। नीचे 18 है तो 18 से कैंसिल आउट कर लेंगे। अब देखते हैं कैलकुलेट करके कितना आता है दोनों साइड में। 19, 20, 21 और 6, 47,880 ये वैल्यू आ रहा है। ट्वेंटी 47,880 ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर ऑप्शन ए है, ये बी सी डी है, तो मेरा आंसर ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था कि परमुटेशन है एन थिंग्स का टेकन आर एट ए टाइम, जो कि np3 होगा। परमुटेशन ऑफ n माइनस वन थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, तो n-1 p3 होगा। और बोला था इस परमुटेशन का 6 टाइम्स इस परमुटेशन के 7 टाइम्स से बराबर है। तो मैंने इक्वेशन सेट कर लिया कि ऐसे बनेगा इसका मतलब, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना जरूरी नहीं है, सिंपल जो ऑप्शन रहेगा उसको देख के पुट करते जाओ। पुट करने से तुम लोग को जो ऑप्शन के साथ मैच होगा उस पे टिक कर देना। अगर किसी पे नहीं होगा तो नन ऑफ दिस का ऑप्शन होगा तो उस पे टिक कर देना, ठीक है। मेन है कि इस इक्वेशन को कैसे बनाया गया, तो वो तो देखो जैसे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर 6 टाइम्स मतलब 6 गुना द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन एट ए टाइम इज इक्वल बराबर है टू 7 टाइम्स 7 गुना द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n-1 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। अच्छा, अब एग्जाम्पल 7। अच्छा, एग्जाम्पल 7 जो है ना, ये हम लोग एकदम एंड में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये एकदम एंड में हम करवाते हैं। अब हम लोग सीधा ये याद रखो, मैंने नहीं करवाए, करवा देंगे। एग्जाम्पल 8, 9 ये सब में चलते हैं। np3 इक्वल टू 60। एग्जाम्पल 8, फाइंड n, ठीक है। तो सेम इसमें भी हमें ऑप्शंस का यूज करना है, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व कोई नहीं देखेगा। तो ऑप्शन तुम लोग के पास रहेगा, तो हम यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं, तुम लोग ट्राई करके देखो, ठीक है। ऑप्शंस में दे रहे हैं, मान लो ऐसे मैंने ऑप्शंस दे दिया, ठीक है। अब चेक करके देखो कौन सा होगा। जैसे n6 है तो 6p3, तो 6p3 60 होता है कि नहीं, देखते हैं। 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6, 5, 4, 3, 120। नहीं, ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए कैंसिल आउट। ऑप्शन बी से देखो, सिक्सटी, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी से आंसर हो गया, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस तुम लोग को कैलकुलेट करने आना चाहिए। फिर एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में देखो ये दिया है, आर फाइंड आउट करने बोला, हम लिख देते हैं। क्वेश्चन बोला है कि 56p आर प्लस 6 इज टू मतलब डिवाइड होता है 54p आर प्लस 3। फाइंड आर, ठीक है। ऑप्शंस दे देते हैं। A41, ठीक है। ऑप्शन दे दिया मैंने, A41, B40, C50, D नन ऑफ दिस। इस पे चेक करना है, ठीक है। अच्छा, तो आंसर ना 41 से ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने ना पहले वो ऑप्शन दिया, फालतू में टाइम जाएगा इस वजह से, ठीक है। तो ये देखो इससे आंसर हो जाएगा, हम दिखा देते हैं कैसे होगा। 41 प्लस 6, 54p 41 प्लस 3, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आर के दिया, फाइंड आर बोला है तो ये सब ऑप्शंस आर का दिया हुआ है। तो ये
56p 47 is to 54p 44, ठीक है। अच्छा, अब 56p 47 कितना होगा? 56 फैक्टोरियल 47 फिर इस टू 54 फैक्टोरियल 54 माइनस 44 फैक्टोरियल। अब 56 माइनस 47 देख लो, 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये डिवाइड है, डिवाइड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 56 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, क्योंकि इसका मतलब तो डिवाइड होता है इस टू का मतलब। तो 56 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 फैक्टोरियल। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल, 56 को लिखो 56, 55 और 54 तक ही लिखो, उससे ज्यादा मत लिखो क्योंकि नीचे 54 अवेलेबल है। और यहाँ पर ये 54 को रख दो, ठीक है। इससे एक चीज और भी ध्यान से देखो, जो बड़ा डिजिट है उसी को हम लोग जो है स्प्लिट करते हैं, जो छोटा है उसको रख देते हैं। जैसे 10 और 9 में स्प्लिट करेंगे तो 10 बड़ा डिजिट है, उसी को स्प्लिट करने पे काम बनेगा। ये देखो 9 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, फिर कैंसिल आउट, तो 56 और 55 3080, ठीक है, 3080 ये आंसर होगा। चलो देखते हैं आर का वैल्यू। R41, ठीक है, R41। अच्छा देखो, ये आंसर मेरा सही है, ये कैसे पता चलेगा? ये पूरा कैलकुलेट करके मेरा 3080 आया। देखो तो मेरा आंसर आना चाहिए अच्छा 30 नहीं, 30,800 आना चाहिए। तो मेरा शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा। ओ, यहाँ एक 10 भी तो है, बोला नहीं तुम लोगों ने। 30,800, ठीक है। तो 30,800 इज टू 1 लिखा हुआ है। 30,800 डिवाइडेड बाई 1 यानी 30,800, ठीक है। तो 30,800 ही आंसर आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना आराम से, 30,800 इज टू 1, ठीक है, एक ही बात है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन ए से मेरा आंसर हो गया। अब एग्जाम में तुम लोग का ऑप्शन ए में ही मिल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर जैसे मान लो सी में जाके मैच हुआ तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कर पाओगे, इतना हम बोल सकते हैं। बाकी देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने से आराम से होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल 10, n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n फैक्टोरियल। देखो हम बताते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। ये प्रूफ करने के लिए दिया है। देखो क्वेश्चन देखो क्या बोला है, n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n फैक्टोरियल, ये प्रूफ करना है। एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है, फिर भी क्योंकि ये छोटा सा प्रूफ है तो हम ये करके बताएंगे, ठीक है। हम लोग को प्रूफ करना है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये छोटा सा है तो हमें एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं पहले, ठीक है। अब देखो ये दोनों में बिगर वैल्यू कौन सा है, n+1 और n में बड़ा वैल्यू कौन सा है, बता सकते हो? n+1 और n में बिगर वैल्यू कौन सा है, बता सकते हो? n+1 बड़ा है कि n बड़ा है, बोलो। n+1। n+1, तो हमें स्प्लिट n+1 को करना चाहिए, ठीक है। तो n+1 जैसे 8 और 7 है, मान लो 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल है, तो मुझे स्प्लिट 8 को करना चाहिए, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल। वही चीज यहाँ पर करेंगे, बस नंबर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले n+1 फैक्टोरियल को अगर स्प्लिट करेंगे, जैसे 8 को स्प्लिट किया, पहला क्या लिखा, 8 पहला फैक्टर, तो यहाँ पर भी पहला क्या आ जाएगा, n+1। उसके बाद वाला क्या आएगा बोलो? उसके बाद मैंने सिखाया था ना, 8 का 8 होता है, 8 के बाद क्या आता है, 8-1 आता है, ठीक है। फिर 8-2 आता है। पहला n+1 है तो दूसरा क्या आएगा,
बोलो दूसरा क्या आएगा? n+1, ये तो फिक्स्ड है, और माइनस क्या हो जाएगा? बोलो माइनस क्या हो जाएगा? 8 तो फिक्स्ड है, 8 तो फिक्स्ड है, -1 -2 ऐसे करके होगा, तो n+1 तो फिक्स्ड है, माइनस क्या आ जाएगा? প্রথমে এক তারপর দুই এইভাবেই তো হবে। पहला क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या हम लोग इतना तक ही लिखें? हाँ बिल्कुल इतना तक ही लिखेंगे। क्यों? देखो ये n+1 आ गया इंटू n+1 -1, ये फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, तो ये देखो n फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये n फैक्टोरियल ही मुझे लाना था ताकि हम कॉमन ले सके, प्रूव करके दिखा सके कि कितना होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इतना तक ही लिखा। अब देखो ये प्रूव हो जाएगा। n फैक्टोरियल ये कॉमन ले लो, n फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? n+1, इधर से n+1 बचा और इधर से -1 बचा, +1 -1 कैंसिल, n इंटू n फैक्टोरियल, यही पूछा था, प्रूव हो गया। मैंने बोला ना प्रूव नहीं देता एग्जाम में, लेकिन ये क्योंकि इतना छोटा सा प्रूव है तो मे भी ये हम लोग को दे सकता है। तो सबसे पहले क्या किया, हम लोगों को चेक करना चाहिए कि कौन सा बिगर डेटा है, वही हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो n+1 और n में बिगर डेटा ऑब्वियसली n+1 है, क्योंकि n का वैल्यू जो भी हो उसमें +1 होगा तो वो n से तो बड़ा ही होगा। तो जो बड़ा वाला डिजिट है उसको हम लोगों ने स्प्लिट किया। अब डिजिट ही जब मेरा n+1 है तो उसको स्प्लिट करने से कैसे होगा? पहले ये वाला आ जाएगा, फिर -1, फिर अगर दूसरे वाला भी करना पड़ता तो ये आ जाता, फिर तीसरा करना पड़ता तो ये आ जाता, ठीक है, जो कि मैंने पहले तुम लोग को सिखाया। कहाँ सिखाया? आज एकदम स्टार्टिंग में ही सिखाया। ये देखो आज यहीं पर सिखा है, 1 -2 -3, ठीक है, मैंने पहले ही तुम लोग को सिखा दिया। सेम तरीके से यहाँ पर ये देखो, ये देखो, तो n+1 अब -1 तक ही मैंने क्यों लिखा, आगे का क्यों नहीं लिखा? -1 तक मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि उसमें मुझे n फैक्टोरियल मिल जाएगा और हम कॉमन लेके इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिस से होता है कि कहाँ तक लिखे कहाँ तक ना लिखे, ठीक है, और समझने के ऊपर भी है। तो देखो मुझे n फैक्टोरियल चाहिए, अगर मुझे कॉमन लेना है तो n फैक्टोरियल कहाँ तक लिखने से निकलेगा वो मुझे समझना पड़ेगा। तो n फैक्टोरियल लिख दिया, और n+1 अगर मैंने कॉमन ले लिया, n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो n+1 और इधर से -1, ठीक है, ये माइनस वाला साइन, और यहाँ पर जैसे देखो ये n+1 इंटू, अगर मान लो यहाँ पर b होता और -b होता तो कॉमन लेने से कैसे लेते? वही किया है मैंने, बस b के जगह n फैक्टोरियल है और कुछ नहीं, ठीक है। तो कॉमन ले लिया, माइनस करके यहाँ पर कैंसिल आउट होके n आ गया, तो n इंटू n फैक्टोरियल वही हमें प्रूव करने के लिए बोला था, हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए क्लब विथ 10 मेंबर्स सिलेक्ट ए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ठीक है। एक क्लब में 10 मेंबर्स है, मतलब 10 ह्यूमन बींग्स, 10 पर्सन, 10 लोग हैं जो कि मेंबर है इस क्लब के, और इनमें से 3 पोस्ट देना है, किसी को प्रेसिडेंट बनाना है, किसी को सेक्रेटरी और किसी को ट्रेजरर। तो मुझे ये बता सकते हो कि कितने लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा? अगर मुझे 3 पोजीशन देना है तो एट ए टाइम मुझे कितने लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा? मुझे 3 पोस्ट देना है तो कितने लोग चाहिए? 3 पोस्ट देने के लिए कितने लोग चाहिए? कहीं जॉब का इंटरव्यू देने जाओगे, एक ही पोस्ट खाली है, तो कितने लोगों को वो लोग काम पे रख सकते हैं? एक। तो फिर यहाँ पर अगर 3 पोस्ट है तो कितने लोगों को वो पोस्ट जाएगा? वो 3 पोस्ट Three. कितने लोगों को? मैक्सिमम 3 लोगों को जा सकता है। इफ नो मेंबर कैन होल्ड 2 ऑफिसेस, मतलब एक साथ एक पर्सन प्रेसिडेंट भी होगा सेक्रेटरी भी होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब एक इंसान प्रेसिडेंट भी है, सेक्रेटरी भी है या ट्रेजरर भी है, ये पॉसिबल नहीं है। तो बोल रहा है कि कोई भी मेंबर एक साथ 2 पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता है, 2 ऑफिसेस, मतलब प्रेसिडेंट का ऑफिस या सेक्रेटरी का ऑफिस, दोनों ही एक ही पर्सन है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बोल रहा है सबको, ईच मेंबर इज एलिजिबल फॉर एनी वन ऑफिस, एक ही ऑफिस के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर एग्जाम्पल 11 लिखते हैं, ठीक है। टोटल मेंबर्स है 10 मेंबर, किसमें है? क्लब में 10 मेंबर है। अब करना क्या है? 3 पोजीशन है, एक है हम लोग का प्रेसिडेंट का पोजीशन, एक है हम लोग का सेक्रेटरी का, और एक है ट्रेजरर का पोजीशन। हमें ये 10 में से कोई भी 3 लोगों को लेना है और उसका पोजीशन देना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिलेक्ट तो करना ही है 10 में से 3 लोगों को। अब ये अरेंज भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। मान लो 10 लोग हैं, A B C D E,
FGHIJ, ठीक है, ये 10 लोग हैं। अब मैंने मान लो A को प्रेसिडेंट बना लिया, G को सेक्रेटरी बना लिया और I को ट्रेजरर बना लिया, या फिर इसी में अलग अलग चीज बन सकता है। तो ये और ये दोनों अलग बात है। A प्रेसिडेंट बना, G सेक्रेटरी बना, I जो है ट्रेजरर बना, और A प्रेसिडेंट, I सेक्रेटरी और G ट्रेजरर बना, बात अलग होता है। तो जैसे ही अरेंज कर रहे हैं तो अलग मीनिंग निकल के आ रहा है। तो अगर अरेंज करने पे अलग चीज निकल के आता है, अरेंज मायने रख रहा है, तो फिर परमुटेशन होगा। तो परमुटेशन तो NPR होता है। तो यहां पर मुझे बताओ N कितना है, R कितना है। N मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, यहाँ पर थिंग्स ह्यूमन बीइंग है, और R मतलब नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम, जो भी ह्यूमन बीइंग है। तो मुझे बोले यहाँ पर N कितना होगा, R कितना होगा। 10R3, 10P3। हाँ, 10 और 3, 10P3 होगा। 10 में से कोई भी 3 लोगों को हमें चूज करना है। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, ठीक है। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करो। 720। आंसर कितना आ जाएगा, 720। चलो देखो, 720, ठीक है। तो इस तरीके से सोच के करना है। ये पूरा चैप्टर ना जो कॉमन सेंस का है, ठीक है। कॉमन सेंस जितना यूज करोगे उतना होगा। ये कोई मैथ्स में जैसे फॉर्मूला बेस्ड होता है, ये फॉर्मूला याद कर लिया, वो फॉर्मूला याद कर लिया, ऐसा नहीं होगा ये वाला। अच्छा, आप देखो, बोल रहा है वेन जॉन अराइव्स इन न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क में जॉन पहुंचा, ठीक है। ही हैज 8 शॉप्स टू सी, वो 8 शॉप में जाना चाहता है, 8 शॉप देखना चाहता है, बट ही हैज टाइम ओनली टू विजिट 6 ऑफ देम। ऐसे मान लो तुम लोग भी कहीं घूमने गए, तो घूमने से होता है ना कि विजिटिंग जो है पॉइंट क्या है या स्पॉट क्या है। तो मान लो 8 जगह घूमने वाला था, लेकिन तुम लोग के पास जो टाइम है उसमें तुम लोग 6 जगह ही विजिट कर सकते हो। तो बोल रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही अरेंज हिज शेड्यूल इन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में वो अपना शेड्यूल, घूमने का शेड्यूल कैसे बना सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अपने हिसाब से समझाते हैं। मान लो तुम लोग कहीं टूर करने गए, ठीक है। टूर करने गए और वहां पर जो विजिटिंग पॉइंट है, ठीक है, विजिटिंग स्पॉट है, ठीक है, वो कितना सारा है। मान लो वो है A है, B है, C है और D है। ये 4 जगह तुम लोग को घूमना है, लेकिन तुम लोग के पास टाइम क्या है, टाइम जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया है, टाइम कम हो गया है। तो तुम लोग बोल रहे हो कोई भी 2 जगह घूम सकते हो, कोई भी 2 जगह। तो कैसे तुम लोग शेड्यूलिंग कर सकते हो। अब तुम लोग A और B घूम सकते हो, ठीक है, या फिर बी और सी घूम सकते हो, या फिर सी और डी घूम सकते हो, या फिर डी और ए घूम सकते हो, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग जो है अपना शेड्यूलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर भी ना सेम क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब देखो शेड्यूलिंग में भी ना चेंज होगा। ए पहले ए विजिट कर लिया उसके बाद बी, या फिर पहले बी देख लिया फिर उसके बाद ए, ये भी हो सकता है। मतलब पहले ये पॉइंट देख लिया फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, या फिर पहले बी देख लिया फिर ए, ऐसे करके हो सकता है। मतलब ये हम लोग का क्या हो गया, परमुटेशन हो गया। तो परमुटेशन यानी NPR। तो यहाँ पर N कितना होगा, R कितना होगा। N मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और R मतलब टेकन एट ए टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, यहाँ पर थिंग्स क्या है, विजिटिंग प्लेसेस। तो विजिटिंग प्लेसेस है शॉप। तो कितने सारे शॉप है और कितने सारे शॉप कवर कर सकते हैं, है तो 10 शॉप। ये देखो, नहीं 8 शॉप है, 8 में से 6 ही कवर कर सकते हैं। तो बोलो N कितना होगा और R कितना होगा। N8R6, 8P। 8P6। एट से लेके 3, तो 8 7 6 5 4 और 20,160, ठीक है। इतने तरीके से वो अपना शेड्यूलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी दो दो जगह अगर विजिट कर सकते हैं, तो पहले ए देख लिया फिर बी, ठीक है, या फिर पहले बी देख लिया फिर ए। यहाँ भी अरेंजमेंट मायने रख रहा है कि पहले हम लोग कौन सा वाला देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग का यहाँ पर क्या लगेगा, परम्यूटेशन लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट, और यही वाला हम लोग जो है आज लास्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगा जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। बोल रहा है कि व्हेन डॉक्टर राम अराइव्स इन हिज डिस्पेंसरी, तो डॉक्टर राम अपनी डिस्पेंसरी में पहुंचे और इन्होंने देखा ही फाइंड्स 12 पेशेंट वेटिंग टू सी हिम, 12 पेशेंट बैठे हुए हैं उनको दिखाने के लिए। इफ ही कैन सी ओनली वन पेशेंट एट ए टाइम, तो वो एक साथ सारे पेशेंट्स तो नहीं देख सकते, एक ही पेशेंट एट ए टाइम देखते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ही कैन शेड्यूल हिज पेशेंट्स, कैसे करके वो अपने पेशेंट्स को शेड्यूलिंग करेंगे। शेड्यूलिंग करने का मतलब किसके बाद किसको देखेंगे। अगर कभी डॉक्टर विजिट किए हो तो देखते हो ना कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे यहाँ भी है, इफ दे ऑल वांट देयर टर्न, अच्छा सब कोई अपना टर्न चाहता है, मतलब सभी कोई उनको दिखा के ही घर वापस जाएंगे, ठीक है। तो कैसे होता है, नॉर्मली जो पहला पहुंचा उसका नंबर 1 हो जाता है, फिर दूसरे वाले का 2, अब जो पहले आए उसको डॉक्टर पहले देखते, फिर सेकंड वाले को पहले देखते, फिर थर्ड वाले को थर्ड में देखते, कोई इमरजेंसी हुआ तो उनको सबसे पहले देखते हैं, वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जैसे जाते हैं वैसे, जैसे अपॉइंटमेंट किया हुआ है उस हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है वो अपने पेशेंट को कैसे शेड्यूलिंग करेंगे, मतलब किसके बाद किसको देखेंगे। शेड्यूलिंग करने का मतलब किसके बाद किसको देखेंगे, पहला क्वेश्चन। फिर बी वाला हम लोग नेक्स्ट जो है वो देखेंगे, ठीक है, बी वाला बाद में देखेंगे, पहले ऑप्शन ए। तो अब देखो, मान लो 3 पेशेंट है, 3 पेशेंट को डॉक्टर कैसे शेड्यूल कर सकता है, पहले ए को देख लिया, फिर बी, फिर सी, या फिर बी सी ए, या फिर सी ए बी, ठीक है, इस तरीके से शेड्यूलिंग कर सकता है। तो इसका मतलब अगर तीनों ही डॉक्टर को दिखाना चाहता है तो इसका मतलब परमुटेशन लगेगा, क्योंकि सिलेक्ट तो होगा ही, चाहे परमुटेशन कर लो चाहे कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट भी मायने रखता है, पहले ए फिर बी फिर सी, तो ये शेड्यूलिंग हो गया, ए पहले जाएगा फिर बी फिर सी। अगर बी ए सी हुआ तो पहले बी जाएगा फिर ए जाएगा फिर सी जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर परमुटेशन, तो एनपीआर, तो एनपीआर तो लिख लिया। यहाँ पर एन और आर क्या होगा, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और आर मतलब नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स यहाँ पर क्या है, पेशेंट है, तो टोटल पेशेंट कितने हैं, 12 पेशेंट है, ठीक है। 12 पेशेंट में से अगर सभी कोई डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो डॉक्टर जब शेड्यूलिंग करेंगे तो कितने पेशेंट को ध्यान में रखते हुए शेड्यूलिंग करेंगे, ये बताओ। जैसे अभी मैंने 3 पेशेंट लिखा ए बी सी, तो तीनों ही अगर डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो तीनों ही क्या करेंगे, तीनों को ही डॉक्टर शेड्यूलिंग में लेंगे। तो अगर 12 में से 12 लोग ही डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहते हैं तो डॉक्टर जब शेड्यूलिंग करेगा तो 12 में से कितने लोगों को लेगा, 12 लोगों को ही लेगा, ठीक है। तो ये हो गया 12p12। तो यहाँ पर 12p12 मतलब 12, और 12 माइनस 12, या फिर शॉर्टकट यूज करोगे तो सबसे बेटर है, ठीक है, एनपीएन, ठीक है, एनपीएन एन फैक्टोरियल होता है, एनपीएन एन फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो ये हो गया 0 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 12 फैक्टोरियल। अब आंसर कितना है देख लेते हैं। आंसर है 12 फैक्टोरियल को सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो सॉल्व करने से कितना आएगा लिखा हुआ है, तो हम भी देख के लिख दे रहे, तुम लोग भी लिख देना, मतलब कैलकुलेट करके लिख लेना। 47,90,001 47,90,01,600। मैंने ना देख के लिखा है, तुम लोग मल्टीप्लाई कर लेना, 12 फैक्टोरियल इतना ही आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो बोल रहा है इफ दे ऑल वन, अच्छा, इफ 3 लिविंग इन डिस्गस्ट बिफोर डॉक्टर राम गेट्स अराउंड टू सीइंग देम। बोल रहा है 3 लोग चले गए, ठीक है, तो फिर डॉक्टर अपना शेड्यूलिंग कैसे करेगा। 3 लोग चले गए तो डॉक्टर अपना शेड्यूलिंग कैसे करेगा, तो शेड्यूलिंग होगा तो परमुटेशन होगा, वो तो पता चल गया, लेकिन इसमें एन और आर कितना होगा। अब देखो, अगर 3 लोग चले गए तो शेड्यूलिंग में कितने लोग बचेंगे, शेड्यूलिंग में बचेंगे 9 लोग, ठीक है। अगर 3 लोगों को दिखाना ही नहीं है तो डॉक्टर जब अपना शेड्यूलिंग करेगा तो कितने लोगों पे करेगा, ऑब्वियसली बचे हुए लोगों पे करेगा, 9 पर्सन पे करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाला बात है, क्या है, ये एन जो है ये तुम लोग को ऐसे लग सकता है कि ये भी 9 होगा, क्यों, क्योंकि 9 लोग बचे तो 9 लोगों का ही शेड्यूलिंग होगा, लेकिन ये 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये लिख के मैंने काट दिया, क्योंकि ना हमें पता नहीं है, यहाँ पर हमें बताया नहीं है कि 12 में से कौन से 3 लोग चले गए, ठीक है, कौन से 3 लोग चले गए। जैसे मान लो ए है, बी है और सी है, इसमें से अगर सी चला जाता है तो शेड्यूलिंग ऐसे होगा, या तो ए बी या तो बी ए, ठीक है। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन बता ही नहीं रहा है कि कौन गया तो फिर मुझे और एक ऑप्शन देखना पड़ेगा कि अगर बी गया, मुझे नहीं पता, मान लो 3 पेशेंट में से कोई एक पेशेंट चला गया लेकिन मुझे नहीं पता वो एक पेशेंट कौन है, तो मुझे जो भी जो भी मुझे ऑप्शंस बनाने वो कैसे बनाने पड़ेंगे। पहले मैंने मान लिया कि सी चला गया, सी लीव कर गया, तो ए बी बी ए ये शेड्यूलिंग होगा। अगर बी लीव कर गया तो फिर शेड्यूलिंग क्या होगा, ए सी या फिर सी ए। और अगर ए लीव कर गया फॉर एग्जाम्पल तो फिर बी सी और सी बी ये शेड्यूलिंग हो सकता है। तो ये कितने सारे शेड्यूलिंग हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने प्रैक्टिकली दिखाया। अब देखो इसमें
एन पी आर अगर लगाते हैं, इसमें एन कितना है 3, ठीक है, और आर कितना है 2, क्योंकि एट ए टाइम 2 लोगों को ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो जाएगा, ये देखो 6 दिख रहा है। और एन कितना है, टोटल जितने लोग अवेलेबल थे, और आर कैसे निकाला, 3 में से 1 चला गया। तो वैसे ही हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर एन भी 2 है और आर भी 2 है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कौन चला गया है, तो इसीलिए हम लोग एक बार एजम्पशन लेंगे कि ये चला गया, एक बार एजम्पशन लेंगे वो चला गया, तो इस तरीके से हमारा शेड्यूलिंग बनेगा। तो सेम इस क्वेश्चन में भी वही करना है। तो अगर मेरा बात समझ में आया तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर एन कितना होगा, 9 नहीं होगा तो कितना होगा, क्योंकि अभी मैंने ये छोटा सा एग्जांपल से तुम लोग को समझाया कि टोटल नंबर हम लोग एन को 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 में से 2 नहीं लेना है हमें, 3 में से जो एक को हम लोग लीव करते रहे, बाकी 2 को लेना है, ठीक है। तो हम लोग 3 लोगों को लेके ही दिमाग में बात सोच रहे हैं कि कभी ए चला गया तो क्या होगा, कभी बी चला, मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स तो हमारा 3 ही है, उसमें से 2 लोगों को ले रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे बताओ यहाँ पर एन कितना होगा, अगर मेरा बात समझ में आया तो मुझे बोलो एन कितना होगा। N 12. हाँ, एन 12 ही रहेगा, क्योंकि मुझे 12 में से जो है 9 लोगों का शेड्यूलिंग करना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कौन गया है। जैसे 3 में से 2 लोगों का शेड्यूलिंग कर रहे हैं, देखो ना, कोई भी एक मैंने हटाया, यहाँ सी हटा तो यहाँ बी हटा तो यहाँ ए हटा, परमानेंटली तो हम लोगों ने किसी, जैसे हम अगर हमें पता होता कि सी ही चला गया है तो फिर यही आंसर होता, बाकी ये 2 आंसर नहीं आता। लेकिन मुझे पता ही नहीं है कौन चला गया है, तो फिर मुझे 12 में से ही 9 लोगों का शेड्यूलिंग करना जरूरी है, ठीक है। तो ये स्टार लगा लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल, तो 12 इंटू ये हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दो। तो ये 12 इंटू 10 अब इसका आंसर होगा, यहीं से हम देख के लिख देते हैं। ये देखो 12p9 इन्होंने कैलकुलेट कर रखा है, 79 833 600, 79 833 और 600, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तुम लोग देख लेना और जरूर से कैलकुलेट करना, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा तो बेटर है, नहीं तो फिर एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम होगा। तो परमुटेशन का मिनिमम जो भी होता है अभी हम लोगों ने सीख लिया, जिसके बेसिस पे एक्सरसाइज ए आराम से कर सकते हैं। उसके बाद इस पे और भी चीज है, ठीक है, परमुटेशन अभी खत्म नहीं है, लाइक सर्कुलर परमुटेशन है और भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने जो किया उससे तुम लोग ये जो एक्सरसाइज ए है ये आराम से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से नहीं होगा, 2-3 क्वेश्चन है जो यहाँ से शायद नहीं होगा, लेकिन वो तुम लोग खुद ही आइडेंटिफाई कर लेना कौन सा नहीं होगा, वो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करो जरूर, चैप्टर अलग है, अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो भूल जाओगे, एटलीस्ट कैलकुलेशन भी भूल जाओगे, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।